AKTU पाइथन यूनिट 1 की क्विक शॉट की वीडियो में आपका स्वागत है। जो सारे टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ है, आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन बेसिकली एक हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड एंड जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। हाई लेवल का मतलब वो ह्यूमन रीडेबल होता है। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि जो उसके अंदर जो कोड होता है, जो हमने लिख रखा होता है, वो लाइन बाय लाइन उसका एग्जीक्यूशन होता है, या फिर बोले तो कन्वर्जन होता है इंग्लिश से बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल स्पेशल मेमोरी लोकेशन होते हैं जिनके अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज को रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि इनकी जो टाइप होती है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे टाइप के बारे में, वो हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ कि देखो, कंपाइल टाइम होता है, रन टाइम होता है। इसके बारे में भी अगर टाइम मिला तो हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। लेकिन जो रन टाइम होता है वहाँ पर इसके टाइप को डिसाइड करते हैं, यानी ये इंटीजर होगा या फिर फ्लोट होगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, चिंता ना करें। जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, बेसिक पाइथन का इंट्रोडक्शन। x इज इक्वल टू 10 हमने जब यहाँ पर लिख रखा है तो बाय डिफॉल्ट ये एक इंटीजर वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा। और नेम इज इक्वल टू राम हमने जब लिख रखा है तो ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। याद रखें, यहाँ पर जो भी सारे हमने वैल्यूज डिफाइन कर रखी हैं वो पाइथन के अंदर कर रखी हैं, जिसकी वजह से बाय डिफॉल्ट पाइथन जो भी सारे डेटा टाइप्स या फिर वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट अपने अनुसार वैल्यूज असाइन करता है। यानी इंटीजर लेगा, स्ट्रिंग लेगा, या क्या लेगा। स्ट्रिंग के बारे में आपने पहले सेमेस्टर में सी लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ रखा होगा। डेटा टाइप्स एंड टाइप कन्वर्जन। डेटा टाइप्स को मैंने ऐसे याद रखा कि डेटा के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। जैसे इंटीजर हो सकता है, यानी इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती हैं। फ्लोट जो कि डेसिमल वैल्यूज हो सकती हैं। एसटीआर यानी कि स्ट्रिंग्स हम लोग असाइन कर सकते हैं, जैसे हेलो स्टोर करना है, वर्ल्ड स्टोर करना है, या फिर बहुत बड़े बड़े डेटा स्टोर करने हैं तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि कैरेक्टर्स में होने चाहिए, या फिर कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लिस्ट जो होती है वो ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन होती है। टपल जो होता है वो ऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शन होता है। और डिक्शनरी काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि होता है की और वैल्यू, दो चीज़ों को काम करता है। की वैल्यू पेयर पे वर्क करता है। इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसी यूनिट के अंदर। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग्स, इन सब के बारे में। टाइप कन्वर्जन जो होता है उसका मेन काम ये होता है, देखो मैं इसमें काफ़ी कन्फ्यूज होता था, मैंने इसको ऐसे याद रखा कि टाइप कन्वर्जन यानी एक टाइप से दूसरे टाइप के अंदर जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसको बोलेंगे टाइप कन्वर्जन। तो वहीं यहाँ पर हम लोग करते हैं। इम्प्लिसिट मतलब ऐसे समझो कि कंप्यूटर खुद से करता है, तो कंप्यूटर के लिए इम्प्लिसिट यानी कि ऑटोमेटिक हो गया। जबकि दूसरा जो हो गया वो हो गया एक्सप्लिसिट, यानी मैन्युअली हम लोग करते हैं, जिसके लिए हम लोग फंक्शंस का यूज करके करते हैं। मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ, देखो जैसे इंटीजर हमने एक वैल्यू ली, अब मेरे को कहना है कि नहीं इस वैल्यू को इंटीजर मत लो, इस वैल्यू को तुम फ्लोट ले लो। तो मैंने बोला ना, तो ये मैनुअल हो गया, यानी अपने आप से अपनी साइड से मैंने किया। लेकिन एक हमने 3.14 असाइन किया, उसको हम चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है, तो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट उसको फ्लोट वैल्यू देगा कंप्यूटर पाइथन के अंदर। तो ये क्या हो गया, इम्प्लिसिट यानी ऑटोमेटिक, खुद से। मैंने मैनुअल ऐसे याद कर सकते हैं। हम लोग अलग अलग टाइप के ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर आता है। इसके अंदर बेसिक चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमने पहले से भी पढ़ रखा होता है, लेकिन पाइथन के अंदर कुछ अलग भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे डबल स्लैश हम लोग बोल सकते हैं, जिसको कि हम लोग फ्लोट डिवीजन बोलते हैं। यानी जैसे 5/2 करेंगे तो ये 2 रिटर्न करेगा, जबकि 5 के साथ हम लोग डबल बेसिकली स्लैश हम लोग यूज करेंगे, सॉरी, तो हम लोग 2 रिटर्न होगा। और एक सिंगल स्लैश करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट, हमने पढ़ा ना कि बाय डिफॉल्ट ये सबसे बेहतरीन जो डेटा टाइप होता है वो असाइन करता है। तो ये 2.5 उसको असाइन करेगा, डेसिमल वैल्यू यानी कि फ्लोट। कंपैरिजन एंड लॉजिकल की बात करें तो बेसिकली कंपैरिजन के लिए हम लोग जो भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, या फिर डबल इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं। ये डबल इक्वल टू के रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया है एक ट्यू के अंदर, उसको भी हम लोग समझेंगे। और लॉजिकल के अंदर आता है एंड और नॉट। आइडेंटिटी ऑपरेटर के अंदर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम के अंदर पूछा गया है, कि डबल इक्वल टू का सिंपल मतलब ये होता है कि दो वैल्यूज को कंपेयर करता है, ये समझ रहे हो। आइडेंटिटी ऑपरेटर इज जो है इसके अंदर आता है, तो डबल इक्वल टू और इज में क्या डिफरेंस है ये समझने की जरूरत है। तो डबल इक्वल टू का सिंपल मतलब होता है कि दो वैल्यू को हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे वैसे हमने पढ़ा ना कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर है डबल इक्वल टू, तो दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो 2 डबल इक्वल टू 3 हमने लिखा, तो अब इसलिए इक्वल नहीं है, तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। जबकि आइडेंटिटी ऑपरेटर जो इज होता है वो मेमोरी की कंपेयर करता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ए के अंदर हमने 1 2 और 3 स्टोर कर रखा है, एक अरे मान लिया हमने, और बी के अंदर भी हमने 1 2 3 स्टोर करके रखा है, तो दोनों के अंदर वैल्यूज क्या है, सेम स्टोर्ड है, या फिर ऐसे बोले तो दोनों की दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रही हैं, जहां पर जो वैल्यूज स्टोर्ड हैं वो एग्जैक्टली सेम है। अगर वैल्यूज या फिर जो मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड है वो एग्जैक्टली सेम है, तब हम लोग बोलेंगे कि इज ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर 1 2 3 स्टोर है ए के अंदर और बी के अंदर 1 2 5 स्टोर है, तो ए इज बी जब हम करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल हमने जैसे लिख रखा है, ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 3, यानी कि सेम मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट कर रहे हैं जहाँ पर 3 स्टोर्ड है, समझ रहे हो। तो ए इज इक्वल टू बी जब हमने बोला तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
ठीक है। एक आता है मेंबरशिप ऑपरेटर, ये चेक करता है कि बेसिकली जो सीक्वेंस है उसके अंदर वैल्यू जो है वो है या नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम मानते हैं ए इन एप्पल हम लोग चेक करते हैं, या फिर हमने कोई भी जैसे मान लेते हैं स्ट्रिंग हमने स्टोर किया, उसके अंदर हम चेक करना चाहते हैं कि ये कैरेक्टर है या नहीं है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर उसके लिए यूज होता है। ये आइडेंटिटी ऑपरेटर के अंदर डबल इक्वल टू और इज के डिफरेंस को अच्छे से समझ लेना। डबल इक्वल टू को मैं फिर बता देता हूँ, वैल्यूज कंपेयर करने के लिए, और इज जो होता है वो मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इंडेंटेशन क्या होता है ये मैं एक अच्छे से समझाता हूँ। जैसे सी लैंग्वेज हमने पढ़ा ना, तो उसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, याद होगा। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी सारे कोड लिखे हुए हैं एक कोड माने जाते हैं, सिंगल। उसी तरीके से जब हम लोग पाइथन यूज करते हैं तो इसके अंदर हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इंडेंटेशन का, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वाइट स्पेसेस या फिर स्पेसेस बोल सकते हैं ऐसे सिंपल भाषा में। तो हम लोग जब लिखते हैं कोड तो उसके स्टार्टिंग में स्पेसेस हम लोग दे देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो अगली लाइन है वो पिछली लाइन से रिलेटेड है या नहीं है। इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इंडेंटेशन जो है वो पाइथन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है। अब हम लोग लूप्स एंड कंट्रोल फ्लो के बारे में समझ लेते हैं। तो जो लूप्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए यूज की जाती हैं। और कंट्रोल फ्लो का मतलब क्या हुआ, ऐसे समझो कि जो कंट्रोल है उसको हम लोग चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग फ्लो हो, तो हम उसको कंट्रोल फ्लो बोलेंगे। ये मैं सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो कंट्रोल फ्लो के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है ब्रेक, एक आता है कंटिन्यू, जिसके बारे में सी लैंग्वेज के अंदर भी तुमने पढ़ा होगा। ब्रेक का मतलब होता है कि हम लोग तुरंत लूप से बाहर आ जाते हैं, जबकि कंटिन्यू जो होता है वो लूप को उस देर के लिए नहीं चलने देता है, वो जो मेन जहाँ लूप स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर इसको कंट्रोल को ट्रांसफर कर देता है। मैंने ऐसे याद रखा है कि ब्रेक इज यूज टू टेक कंट्रोल आउट ऑफ द लूप, एंड कंटिन्यू इज यूज टू टेक कंट्रोल बैक एट द लूप, जहाँ पर बेसिकली लूप स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर। जैसे फॉर लूप हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग लूप्स की बात करते हैं बेसिकली, तो फॉर लूप और वाइल लूप जैसे हम लोग देखते हैं। तो फॉर लूप के अंदर बेसिकली सी से थोड़ा इसके अंदर डिफरेंस है लिखने के अंदर। जैसे हमने लिखा है फॉर आई इन द रेंज 5, यानी आई की जो वैल्यूज हमने असाइन कर रखी होंगी और हम लोग चेक करेंगे कि वो 5 से छोटा या इक्वल टू होता रहेगा, तो आई जो है वो प्रिंट होता रहेगा। लेकिन हमने ये भी लिख रखा है कि अगर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ब्रेक करो, यानी लूप से बाहर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या होगा, इसके केस में 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, और 3 जब होगा तो 3 तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इफ़ 3 डबल इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पर डबल इक्वल टू मतलब क्या हुआ, दो वैल्यूज को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो 3 डबल इक्वल टू 3 ट्रू है। इसका मतलब क्या होगा कि इफ़ के अगला वाला स्टेटमेंट चलेगा, जिसके लिए बेसिकली क्या हो जाएगा, ब्रेक, और हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे। फिर आता है वाइल लूप। वाइल लूप भी एक्जैक्टली सेम ही है। इसके अंदर हमने लिख रखा है कि आई इज इक्वल टू 0 वाइल आई लेस देन 5। तो हम लोग क्या करेंगे कि आई की वैल्यू को आई प्लस इज इक्वल टू, पता होगा ना, इसका मतलब होता है कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो हम लोग इस तरीके से बेसिकली क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली लूप को चलाते रहेंगे जब तक कि आई की वैल्यू 6 नहीं हो जाती या फिर 5 नहीं हो जाती, क्योंकि 5 यहाँ पर क्या कर देगा, लूप को ब्रेक कर देगा। हम लोग स्ट्रिंग के बारे में समझते हैं। स्ट्रिंग जो होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, ऐसे बोले तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती हैं, जिनको कि हम लोग कोड्स के अंदर लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, यानी कि हम लोग इनको क्रिएट करने के बाद मॉडिफाई, इनके अंदर चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऑपरेशंस भी हम लोग परफॉर्म करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग स्ट्रिंग के कुछ पार्ट्स को अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहें, प्रिंट करवाना भी चाहें, तो हम प्रिंट करवा सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, जैसे स्टार्ट, एंड और स्टेप। मतलब पहले हमें स्टार्टिंग वैल्यू देनी होगी, एंड वैल्यू देनी होगी, और स्टेप यानी कि कितने का जंप हम लोग देना चाहते हैं वो भी हम लोग दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि जो एंड वैल्यू होती है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, तो स्टार्ट वैल्यू को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो जैसे L14 हमने लिख रखा है, तो ध्यान देना, एड्रेस जो स्टार्ट होती है वो तो पता होगा, अरे के अंदर या फिर स्ट्रिंग के अंदर 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 पर 1 मतलब 0 लोकेशन पर 1 है, 1 लोकेशन पर 2 है, 2 लोकेशन पर 3 है, 3 लोकेशन पर 4 है, और 4 लोकेशन पर 5 है। ये हुआ स्टैंडर्ड। लेकिन जो पाइथन होता है उसके अंदर हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ भी हम लोग कर सकते हैं। तो -1 लोकेशन ऐसे चलता है नेगेटिव में, तो -1 लोकेशन पर 5, -2 लोकेशन पर 4, -3 लोकेशन पर 3, -4 लोकेशन पर 2, और -5 लोकेशन पर 1। तो यहाँ पर बोला गया है L14, यानी 1 से लेकर 4 तक हमें क्या करना है, पहले लोकेशन से चौथे लोकेशन तक की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो चौथे लोकेशन की जो वैल्यू है जो 5 है वो नहीं, उसे इंक्लूड करना है। तो हमारी जो वैल्यूज प्रिंट होंगी वो होंगी 2, 3 और 4। और यहाँ पर बेसिकली दिया गया है स्टार्ट एंड नहीं दिया गया है सेकंड के अंदर, केवल स्टेप दिया गया है -1 का। तो -1 का स्टेप दिया गया है, तो हम लोग बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे और इनको कंटिन्यूअसली प्रिंट करते जाएंगे। और यहाँ पर स्टार्ट और एंड कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए कोई भी वैल्यू को एक्सक्लूड करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है यहाँ पर। स्ट्रिंग की फंक्शंस की बात करें, मतलब स्ट्रिंग के ऊपर कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस को हम लोग कंटिन्यूअसली बार बार परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे स्ट्रिंग, तो जैसे हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, जो कि बेसिकली एक स्ट्रिंग है, क्योंकि ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जिसको कि हमने कोड्स के अंदर लिख रखा है। डॉट स्प्लिट हमने लिखा, तो ये क्या करेगा, लिस्ट के अंदर इनको डिवाइड कर देगा। लिस्ट जो होती है उसको हम लोग बेसिकली ऐसे देख सकते हो, हमने
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इसको लिख रखा है, हेलो को अलग कर दिया और वर्ल्ड को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये हुआ स्प्लिट। और ज्वाइन क्या होता है, ज्वाइन जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि जो एलिमेंट्स होती हैं उनको ज्वाइन करता है सेपरेटर का यूज करके। जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि हमने कोट्स के अंदर जो एंड वाला सिंबल है उसको लिखा है और डॉट ज्वाइन पाइथन हमने लिख रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाइथन को ज्वाइन करो, ऐसे सिंपल तरीके से बोले, यूजिंग अ सेपरेटर, जो कि यहाँ पर क्या है, एंड है। तो हमने लिखा पी एंड का सिंबल, फिर वाई एंड का सिंबल, फिर टी एंड का सिंबल, फिर एच एंड का सिंबल, फिर ओ एंड का सिंबल, और फिर फाइनली एन हमने लिख रखा है यहाँ पर। लिस्ट, लिस्ट बेसिकली एक ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन होती है। म्यूटेबल का मतलब उनके अंदर अपडेट्स अलाउड होते हैं। फीचर्स की बात करें तो लिस्ट जो होता है वो डुप्लीकेसी अलाउ करता है, साथ के साथ इसके अंदर, लिस्ट के अंदर हम लोग अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर L इज इक्वल टू 1 2 3 दिया गया है, तो हमेशा याद रखना कि पहली लोकेशन जो होगी वो 0th लोकेशन से स्टार्ट होगी। हमने जैसे नीचे लिख रखा है L0 इज इक्वल टू 10। इसका कहने का मतलब क्या है कि लिस्ट म्यूटेबल है, अब हम लोग इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। वहीं हमने किया है यहाँ पर कि 0th लोकेशन पर जाकर के हमने 10 को एज अ वैल्यू अपडेट कर दिया है। लिस्ट कंप्रीहेंशन क्या होता है, ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगल लाइन ऑफ कोड यूज करके। इसको तुम फॉर वाले कंडीशन जो कि हमने सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा था उसके थ्रू रिलेट कर सकते हो, जिसके अंदर हम लोग इनिशियलाइजेशन लिखते हैं। जैसे फॉर आई इज इक्वल टू 0, फिर आई लेस देन इक्वल टू 2, और फिर हम लोग कंडीशन लिखते हैं। तो इनिशियलाइजेशन, फिर बेसिकली हम लोग कंडीशन लिखते हैं, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। उसी तरीके से यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर आइटम इन इंटरवल यानी कौन कौन से आइटम इसके अंदर आ सकते हैं। इफ़ के बाद हम लोग कंडीशन लिखते हैं, जैसे स्क्वायर्स इज इक्वल टू आई स्टार स्टार 2 फॉर आई इन द रेंज 5 इफ आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0 हमने लिख रखा है। तो यहाँ पर आउटपुट हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले 0 के लिए हम लोग चेक करेंगे, तो 0 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि हम उसमें क्या करेंगे, 0 स्टार स्टार 2, तो 0 हमें मिल जाएगा। और रेंज इन द 5 का मतलब क्या हो गया कि 4 हमने यूज किया है, यानी 5 से छोटी वैल्यूज के लिए ही हम लोग ये कंडीशन चेक करेंगे। फिर 2 के लिए हम लोग चेक करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। 3 के लिए 3 मॉड्यूलस 2 जो होगा वो 1 आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर जो होगा वो 1 बचेगा। 4 के केस में क्या हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो 4 के केस में 16 मिलेगा। और 5 के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी 5 तक ये वैल्यू चलेगी, मतलब लिस्ट के अंदर 5 तक के एलिमेंट्स को चेक किया जाएगा यूजिंग द कंडीशन आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो लिस्ट हमें आउटपुट के तौर पर मिलेगी वो मिलेगी 0, जो कि 0 का स्क्वायर होगी, या फिर बोलें तो 0 मॉड्यूलस 2, या फिर वैसे बोलें तो स्टार स्टार, जो कि बेसिकली एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है, तो 0 स्क्वायर हो जाएगा जो कि 0 के बराबर होगा। फिर 2 मॉड्यूलस 2 जो 0 आ रहा है उसके लिए 2 स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 4 के लिए बेसिकली हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 4 मॉड्यूलस 2 0 है, तो 4 स्क्वायर यानी कि 16 मिल जाएगा। टपल्स एंड द म्यूटेबिलिटी ट्रैप, ये काफ़ी देखने में फैंसी लग सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। टपल जो होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं और इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं। एक सिंगल एलिमेंट वाला जो टपल होगा उसको हम लोग कॉमा के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। लिस्ट जो होता है उसके लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था, लेकिन टपल्स के लिए हम लोग जो होता है उसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जैसे मान लो x इज इक्वल टू 12 हेलो और 4 5 6 दिया गया है, और x11 इज इक्वल टू b हमने किया। ये थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले x11 क्या है, ऐसे समझो एक 2D अरे है जिसके अंदर हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडेक्स 0 पर 1 2 स्टोर्ड है एक स्ट्रिंग के रूप में, इंडेक्स 1 पर हेलो स्टोर्ड है और इंडेक्स 2 पर 4 5 6 स्टोर्ड है। अब देखो x1 पर जब हम लोग गए यानी इंडेक्स नंबर 1 पर, तो हमें हेलो मिला। हेलो के अंदर जब हम लोग फिर से दोबारा अंदर जाएंगे, क्योंकि x11 पे हमें जाना है ना, तो x11 पर जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ई स्टोर्ड है। यहाँ पर एक्चुअल लोकेशन जो हमें चाहिए वो x11 पर ई स्टोर्ड है, और उस पर हम लोग बी अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, हम लोग हेलो जो हमारे पास है वो स्ट्रिंग है, उसके अंदर हम लोग बी अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं ई वाले लोकेशन पर, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है, और जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है। SILMTI, स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं होती हैं। देखो स्टैंडर्ड फंक्शंस को तुम सी लैंग्वेज से भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं, या तुम भी। ये जो होते हैं, जो फंक्शन का डिफिनीशन जो होता है वो होता है ए ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। जैसे हमने यहाँ पर जो पाइथन है उसके अंदर डिफाइन करने का तरीका क्या है कि DEF यानी डिफाइन ऐड फंक्शन हमने डिफाइन किया है, जिसके अंदर a, b हमने लिख रखा है, यानी 2 हमें आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। फिर हमने लिखा है रिटर्न a प्लस b हमने लिख रखा है। तो जैसे हमने कॉल किया प्रिंट ADD यानी ऐड और 5 3 लिखा है, तो ये रिटर्न 5 प्लस 3 करेगा, जो कि आउटपुट 8 मिल जाएगा। ये हो गया स्टैंडर्ड फंक्शन, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं, यूज करते हैं अपने काम के लिए। लेकिन लैम्डा फंक्शंस जो होते हैं वो थोड़ा पूछा जाता है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या होते हैं, कि स्मॉल एनोनिमस फंक्शन होते हैं जिनके लिए कोई नाम देना जरूरी नहीं है, और ये एक सिंगल लाइन के अंदर भी हम लोग इनको लिख सकते हैं।
जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हम लोगों ने मैक्रोज पढ़ा था, उससे इसको थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हैं हम लोग। जैसे हमने लिखा है एफ इज इक्वल टू लैम्डा एक्स सच दैट, या फिर बेसिकली हम लोग इसके अंदर जो कोलोन यूज कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, साथ के साथ एक्स स्टार एक्स हमने लिख रखा है, यानी जब भी लैम्डा फंक्शन हमने डिफाइन किया और एक्स वेरिएबल के लिए हम लोग जब इसको कॉल करेंगे एफ को, तो उसके केस में क्या परफॉर्म करेगा, एक्स स्टार एक्स परफॉर्म करेगा। जैसे हमने लिखा प्रिंट F5, तो इसके केस में क्या परफॉर्म करेगा, 5 स्टार 5, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा 25। लेकिन लैम्डा यहाँ पर क्या है, कंप्लीटली एनोनिमस फंक्शन है जिसको हमने एक सिंगल लाइन के अंदर लिख रखा है। फाइल हैंडलिंग आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। जो फाइल हैंडलिंग होती है वो बेसिकली क्या किस लिए यूज की जाती हैं, डेटा को रीड राइट करने के लिए हम लोग फाइल से यूज करते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट तरीके की फाइल्स स्टोर्ड हैं। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, तो हम लोग उसको एक पाइथन के अंदर यूज करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर कि जब जैसे समझो कि अगर हमने फाइल को खोला और उसको हमने बंद नहीं किया, तो कोई भी आएगा उस कोड को यूज करेगा, उसके अंदर हमारे फाइल के अंदर अपडेट्स वगैरह कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, विथ स्टेटमेंट यूज करते हैं। इसके बारे में हम लोग अगली यूनिट्स में भी पढ़ेंगे। तो जो विथ स्टेटमेंट होता है उसके थ्रू फाइल अपने आप जैसे बेसिकली ओपन होगा, साथ के साथ वो क्लोज भी हो जाएगा, यानी इसको हम लोग सेफ ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू मेमोरी लीक्स नहीं होंगी। तो जो फाइल हैंडलिंग होता है उसके अंदर रीड राइट और अपेंड ऑपरेशंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है विथ ओपन फाइल डॉट टी एक्स टी, जो भी फाइल होगा उसको हम लोगों ने ओपन किया, और आर यानी कि रीड ऑपरेशन किया जाए एज एन हमने ओपन किया, और उस पर्टिकुलर डेटा पर हम लोग रीड ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, जैसे इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, रन टाइम एरर, यानी जब हमारा कोड एग्जीक्यूशन के अंदर होगा तो उसके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो प्रोग्राम के क्रैशेस को अवॉइड करने के लिए जो सारे तरीके हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। जैसे हमने लिखा ट्राई x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई जीरो, ऑब्वियसली ये एक एरर है, रन टाइम एरर है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग बोलेंगे डिवाइड बाई जीरो एरर, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने क्या लिखा, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, यानी जब भी ऐसा आए डिवाइडेड बाई जीरो, तो उसके केस में क्या प्रिंट करना है, एरर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई जीरो, या फिर कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, सॉरी। कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हम लोग समझ लेते हैं पाइथन की, जिसके अंदर सबसे पहले आता है नमपी। ये बेसिकली क्या करते हैं, इसके यूज कर सकते हैं हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मल्टी डायमेंशनल अरेज के ऊपर। ये क्या होते हैं, थोड़े फास्ट होते हैं और एक्सपोनेंशियली ज़्यादा बेटर होते हैं मेमोरी के टर्म्स में, हम लोग बोले स्टैंडर्ड पाइथन लिस्ट जो हम लोग यूज करते हैं उससे। फिर हम लोग मैट प्लॉट LIB, यानी इसकी हम लोग जब लाइब्रेरी इसकी यूज करेंगे, तो ये बेसिकली क्या करता है, हम लोग 2D 3D ग्राफ्स या फिर चार्ट्स को विजुअलाइज करने के लिए इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ये बस बता रहा हूँ थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए। और पांडास जो होती हैं वो हम लोग आगे भी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। ये क्या करती हैं, इनका हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा की मैनिपुलेशन या फिर हम लोग बेसिकली टेबल स्ट्रक्चर का यूज करके उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर वर्क करने के लिए हम लोग पंडाज को यूज कर सकते हैं। और जो टेबल या फिर जो बेसिकली हम लोग टेबल की स्ट्रक्चर जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे उनको हम लोग डेटा फ्रेम्स बोलते हैं। थैंक यू अलॉट। PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू। पाइथन यूनिट 2 के क्विक शॉर्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। इस यूनिट में जो भी सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं वो आप यहाँ पर सिलेबस पार्ट में देख सकते हैं। पाइथन ब्लॉक्स द इंडेंटेशन कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पहली यूनिट में भी पढ़ रखा था कि जो सी लैंग्वेज जैसे है तो उसके अंदर हम लोग स्कोप्स डिफाइन करने के लिए कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट कितने दूर तक चलेगा उसके लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर हम लोग इंडेंटेशन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर शो किया गया है कि जैसे इफ़ ट्रू, तो यानी अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उसके केस में हम लोग को प्रिंट इनसाइड द ब्लॉक और प्रिंट आउटसाइड द ब्लॉक। जो इफ़ का स्टेटमेंट है उसका स्कोप जो है यहाँ पर वो क्या है, केवल एक लाइन का है यहाँ पर, क्योंकि इंडेंटेशन केवल प्रिंट इनसाइड द ब्लॉक का किया गया है, जबकि नीचे वाला जो है उसके अंदर इंडेंटेशन यानी स्पेसेस नहीं छोड़ी गई हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पाइथन के अंदर जब भी हमें किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट का स्कोप शो करना होता है तो हम लोग कंटिन्यूसली इंडेंटेशन यानी कि स्पेसेस देते हुए चलते हैं, जिसकी वजह से ये डिफाइन होगा कि कितना दायरा है पर्टिकुलर स्टेटमेंट का। जैसे इफ़ का कितना दायरा है, फॉर का कितना दायरा है, ये सारी चीज़ें आप सिंपल हिंदी में समझ सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट जो पाइथन या फिर नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज जो हम लोग यूज करते हैं, एडिटर्स, कोड वाले कोड एडिटर्स, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट पे काम करती हैं, यानी यस या फिर नो। अगर ट्रू है तो ये करिए, ना ट्रू है तो फिर आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। जो करना चाहें वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इफ़ है उसके अंदर केवल हम लोग ट्रू वैल्यूज़ को हैंडल करते हैं। जैसे इफ़ x ग्रेटर देन 5 होगा तो हमें ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर बेसिकली प्रिंट होकर मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम इफ़ एल्स की तरफ बढ़ते हैं तो उसके केस में ट्रू तो हैंडल करेंगे ही, साथ के साथ फॉल्स को भी हैंडल करेंगे। यानी जैसे अगर हमने x4 डाल दिया तो उसके केस में स्मॉलर प्रिंट हो जाएगा। जैसे इफ़ x ग्रेटर देन 5 प्रिंट ग्रेटर, एल्स प्रिंट स्मॉलर। उसके बाद आता है इफ़ एल्स, जिसको कि हम लोग सी लैंग्वेज से रिलेट करें, जो कि फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा PPS के अंदर। तो इफ़ एल्स ऐसे नेस्टेड जो था
उसका यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। जैसे इफ़ एक्स डबल इक्वल टू 5, डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने यूनिट 1 के अंदर पढ़ा था। तो इफ़ एक्स डबल इक्वल टू 5 है तो उसके केस में हमें इक्वल प्रिंट हो जाएगा। एल्स इफ़, एलिफ जो है उसके केस में अगर एक्स ऐसी वैल्यू हमने डाल दी जो 5 से बड़ा है तो ग्रेटर, वरना स्मॉलर। यानी इफ़ सिंगल जो है वो केवल ट्रू वैल्यू को हैंडल करेगा, यानी बोले तो 1 जो बुलियन के अंदर या फिर बाइनरी के अंदर बोले तो, जबकि इफ एल्स जो होगा वो 1 और 0 दोनों के लिए हैंडल कर लेता है। मतलब ट्रू हुआ तो भी चलेगा, फॉल्स हुआ तो भी कुछ नहीं तो कुछ आउटपुट हमें दे देगा अगर हमने लिख रखा है तो। जबकि इफ़ एलिफ एल्स जो होता है वो मल्टीपल वैल्यूज को हैंडल कर सकता है, मल्टीपल आउटपुट भी दे सकता है इसके अंदर, जैसे एक्स इक्वल टू 5 है तो इस तरीके से इसे हम समझ सकते हैं। अब हम लोग लूप्स जैसे कि फॉर, वाइल और नेस्टेड के बारे लूप के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर लूप के जो ओवरऑल लॉजिक है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लूप के बारे में समझना है। लूप जो होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट या फिर ऐसे बोले तो एक ब्लॉक ऑफ कोड को कंटिन्यूसली रिपीटेडली प्रिंट या फिर एज एन आउटपुट हमें ऐसे बोले तो बेसिकली रन करता है उसको, ठीक है। तो जो फॉर लूप होता है उसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशंस के बारे में पता होता है, ठीक है। तो इसका ओवरऑल सिंटेक्स कैसे होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। तो वेरिएबल जो होता है उसके अंदर हम लोग कुछ भी असाइन करते हैं अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वेरिएबल अपने वैल्यू को कंटिन्यूसली अपडेट करता रहेगा, कंपेयर और चेंज करता रहेगा। सीक्वेंस की बात करें तो इसके अंदर हम लोग लिस्ट दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हैं। अगले पेज में हम लोग इसको पढ़ेंगे रेंज, यानी कोई पर्टिकुलर वैल्यू की ओवरऑल मिनिमम मैक्सिमम लिमिट भी हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर शो किया गया है कि फॉर आई इन द रेंज 5, तो इसके केस में क्या होगा कि हम लोग मान लेते हैं कि जैसे हमने इंटीजर लिया है या फिर बेसिकली हम लोग आई इज इक्वल टू 0 असाइन करके चलते हैं, तो उसके केस में 0 1 2 3 4 हमें आउटपुट मिलेगा। हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था कि जो आउटसाइड वैल्यू होती है जैसे 5 जो है मैक्सिमम वैल्यू, वो इसके अंदर प्रिंट नहीं होती है। तो फॉर लूप को हम लोग सिंपल अगर समराइज करें तो ये समझ सकते हैं एक ऐसा लूप है जो कि कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और इसका यूज हम लोग तब करेंगे जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस, कितने टाइम हमारा कोड चलेगा वो हमें पता होता है, तब हम इसका फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप टारगेट स्ट्रक्चर, जैसे सी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, इंटीजर्स यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर का मतलब कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। लेकिन जो फॉर लूप पाइथन के अंदर है उसके अंदर हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए कंपेयर कर सकते हैं। जैसे नंबर का सीक्वेंस प्रिंट करा सकते हैं, की वैल्यू पेयर्स को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, एलिमेंट्स के थ्रू इटरेट कर सकते हैं। साथ के साथ हम लोग कैरेक्टर बाई कैरेक्टर भी हम लोग किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग रेंज की बात करें तो इसके थ्रू हम लोग एक नंबर सीक्वेंस को प्रिंट कराएंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे फॉर आई इन द रेंज 4, या फिर हमने यहाँ पर लिख रखा है फॉर आई इन द रेंज 1 to 4। 1 जो है वो इनिशियल वैल्यू, 4 जो है वो फाइनल वैल्यू, और बाई डिफ़ॉल्ट स्टेप अप जो है वो 1 है। इन सब चीज़ों को हमने यूनिट 1 के अंदर थोड़े अच्छे से समझ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रिंट आई, वो क्या करेगा, इटरेट करेगा हर एक एलिमेंट के लिए। जैसे सबसे पहले 1 के लिए होगा, फिर 2 के लिए होगा, फिर 3 के लिए होगा। और ध्यान रखें जो फाइनल वैल्यू होगी जो कि बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू होगी 4, वो प्रिंट नहीं होगी। सेकंड आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हर एक इटरेशन के अंदर कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे जो स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग इज नथिंग बट एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सी एच इन ए के टी हमने लिख रखा है, तो सबसे पहले ए प्रिंट होगा, फिर के प्रिंट होगा, फिर टी प्रिंट होगा, फिर यू प्रिंट होगा। सी एच को हम लोग कंटिन्यूसली कैरेक्टर बाई कैरेक्टर प्रिंट कराते जा रहे हैं, मतलब ये सी एच हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ठीक है। उसके बाद लिस्ट। लिस्ट के बारे में भी हमने यूनिट 1 के अंदर पढ़ रखा है। इस लिस्ट के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज है 10 और 20। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि जैसे फॉर आई इन द एल, इन एल बेसिकली, तो इसके अंदर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि हम लोग वैल्यूज़ को प्रिंट कराते जाएंगे। जैसे लिस्ट के एलिमेंट के थ्रू हम लोग इटरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर लूप का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है कि कंटिन्यूसली एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना। तो वहाँ यहाँ पर वही हो रहा है, सबसे पहले आई 10 प्रिंट होगा, फिर 20 प्रिंट होगा। इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि फाइनल वैल्यू प्रिंट होगी या नहीं होगी। फिर आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी के बारे में भी हमने यूनिट 1 के अंदर पढ़ रखा है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अंदर हम लोग की वैल्यू पेयर को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, की और फिर वैल्यू। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, की को कंपेयर करते हैं इसके अंदर, जैसे फॉर के इन टी। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए को कंपेयर करेंगे। तो ए जब होगा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट के यानी कि की, और डी ए यानी कि उस पर्टिकुलर की के लिए क्या वैल्यू है उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। मैं इसको समराइज करता हूँ, देखो सिंपल। फॉर लूप जो पाइथन के अंदर है उसका यूज हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ऐसे समझो कि एक आदमी है जिसके 4 हाथ हैं, वो अलग अलग काम कर सकता है। एक हाथ से वो नंबर्स को हैंडल कर सकता है, एक हाथ से वो कैरेक्टर्स को प्रिंट करा सकता है स्ट्रिंग के, और तीसरे हाथ से वो क्या कर सकता है कि हमारे पास एक एलिमेंट की लिस्ट है और उस लिस्ट के पर्टिकुलर एलिमेंट्स चाहे तो सारे एलिमेंट्स को भी हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। फॉर लूप का ये सारा अच्छा काम है इसके अंदर। और फिर आता है डिक्शनरी, जो कि अलग अलग डेटा टाइप्स हैं जो कि हम लोग पाइथन के अंदर यूज करते हैं, जैसे लिस्ट। फिर आता है टपल्स। स्ट्रिंग और डिक्शनरी भी वही डेटा टाइप्स ही हैं जो कि बेसिकली एडवांस डेटा टाइप्स हैं। तो डिक्शनरी के अंदर भी वैल्यूज को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। समझ में आ रही है ये बात।
फॉर लूप के बारे में, फॉर लूप ऐसे बोले तो उसका कच्चा चिट्ठा खोलने की और समझने के बाद हम लोग अब व्हाइल लूप की तरफ बढ़ते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ओवरऑल वो सभी के अंदर सेम होता है, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। लेकिन व्हाइल लूप के बारे में हम लोग समझें तो ये सिंपली तब तक एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट को जब तक कि वो ट्रू है, बाइनरी वैल्यूज के जैसे हमने हैंडल किया था। और जो फॉर लूप है वो नंबर ऑफ इटरेशंस हमें पता होती है, लेकिन व्हाइल लूप के अंदर हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता नहीं होती है। जैसे यहाँ पर i इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइजेशन किया गया है, फिर वाइल i लेस देन 3 कंडीशन को चेक कर रहे हैं हम लोग, और i की वैल्यू को हम लोग मैन्युअली अपडेट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, वरना अगर अपडेट नहीं करेंगे वाइल i लेस देन 3 हम लोग लिख देंगे और i की वैल्यू 0 है तो वो एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमने एक सैम्पल कोड यहाँ पर लिख रखा है कि i इज इक्वल टू 0 हमने इनिशियलाइजेशन किया है, वाइल i लेस देन 3 हमने चेक किया कंडीशन, उसके बाद प्रिंट i और एंड इज इक्वल टू। अब बाय डिफॉल्ट एंड क्या होता है ना, इसको अगर हम लोग नहीं लिखेंगे तो जो पाइथन है वो न्यू लाइन मतलब पहली आउटपुट को प्रिंट करने के बाद, जैसे यहाँ पर 1 प्रिंट करेगा, 0 यहाँ पर क्योंकि i को हमने 0 इनिशियलाइज कर रखा है, तो 0 प्रिंट करने के बाद वो नए कैरेक्टर यानी नए लाइन में चला जाता है। ठीक है, नए लाइन में जाकर के नया कैरेक्टर प्रिंट करता है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि सेम लाइन के अंदर प्रिंट हो, तो हमने एंड इज इक्वल टू स्पेस लिख रखा है, यानी कि जब नेक्स्ट आउटपुट आए या फिर नेक्स्ट आउटपुट को प्रिंट करने से पहले तुम्हें नए लाइन में नहीं जाना है, एक स्पेस ऐड कर देना है। और फिर हमने क्या किया है, मैनुअल अपडेट आई प्लस इज इक्वल टू 1। प्लस इक्वल टू का मतलब पता है ना, प्लस इक्वल टू का मतलब क्या हुआ कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी आई के अंदर वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो। तो सबसे पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा और 3 लेस देन 3 जो कि ट्रू नहीं है, तो हम लोग वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अब समझ में आ रहा है क्योंकि मैनुअल अपडेट कितना नेसेसरी है, वरना मैनुअल अपडेट अगर हम लोग अलाउ नहीं करेंगे तो पाइथन विल गो इनटू एन इनफाइनाइट लूप। वो लगातार चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। यानी इसके केस में आई प्रिंट होता ही चला जाएगा और वो वैल्यू 0 ही रहेगी, क्योंकि आई प्लस इज इक्वल टू 1 हमने लिख ही नहीं रखा है। यहाँ पर फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में थोड़ा डिस्कस किया गया है। देखने में ऐसा लगता है कि दोनों सेम है, पर हमने पढ़ा है कि फॉर लूप के अंदर हमें क्या होता है कि इटरेशन जो होता है काउंट वो फिक्स्ड या फिर नोन होता है, जबकि इसके अंदर वाइल लूप के अंदर अननोन होता है या फिर कंडीशन पर डिपेंडेंट होता है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, जैसे फॉर लूप होता है वो सीक्वेंस के ऊपर ऑपरेट करता है, हमने पढ़ा अलग अलग चीज़ों के बारे में, जैसे स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, लिस्ट हो सकती हैं, उन सब डिक्शनरी वगैरह इनके बारे में। जबकि वाइल लूप जो होता है वो कंडीशन पे वर्क करता है। ठीक है, और फॉर लूप जो होता है वो कंटिन्यूसली इटरेशन को ट्रैक करता है, जैसे फॉर आई इन द रेंज 5 हमने जैसे लिख रखा था। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, वाइल लूप के अंदर हमने नीचे लिख रखा है ना आई प्लस इज इक्वल टू 1, यानी आई हम लोग इसको मैन्युअली इनिशियलाइज कर रहे हैं और अपडेट दोनों काम हम लोग खुद से कर रहे हैं। इनफाइनाइट लूप का जो रिस्क होता है वो फॉर के अंदर कम होता है, जबकि वाइल लूप के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमने पिछले पेज में कोड लिख रखा है ना, आई इज इक्वल टू 0, उसके बाद नीचे आई प्लस इज इक्वल टू 1 हमने खुद से लिख रखा है। मैंने बताया ना कि अगर हम लोग वो नहीं लिखेंगे तो फिर तो भैया काम गड़बड़ हो जाएगा, वो लगातार लूप में ही फंस जाएगा और वो चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा। लूप कंट्रोल मैनिपुलेशन स्टेटमेंट, ऐसे समझो कि कुछ ऐसे हमारे पास चीज़ें होती हैं जिनका यूज करके हम लोग जो हमारा लूप स्टैंडर्ड तरीके से चल रहा है, जो सीधे रास्ते पर चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में कोई आ गया और उसने टेढ़ा रास्ता पकड़ लिया, मतलब कुछ अपडेट हम लोग ऐसी चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यही यहाँ पर सिंपल एक्सप्लेन किया गया है कि सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ लूप जो होता है उसको हम लोग ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे ब्रेक, ब्रेक के बारे में सी लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ा होगा। जैसे ब्रेक को मैंने ऐसे याद किया कि ब्रेक यूज टू टेक कंट्रोल आउट ऑफ द लूप, यानी कि लूप से हम लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली टर्मिनेट कर देंगे और बाहर आ जाएंगे। जैसे इफ़ आई इज इक्वल टू 3 या फिर डबल इक्वल टू 3 हमने लिख रखा है, तो जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी ब्रेक, यानी कि हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप मतलब फॉर लूप, वाइल लूप, ये सारी चीज़ें और नेस्टेड लूप्स। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, जैसे 0 आउटपुट आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, जैसे ही 3 होगा ब्रेक, यानी कि लूप का जंजाल तोड़ो और अपना रिश्ता बाहर की तरफ जोड़ो। ये हुआ सिंपल मतलब। कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यू जो होता है उस पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप कर देता है और नेक्स्ट इटरेशन की तरफ हमें फोर्स कर देता है। ठीक है, कंटिन्यू यूज टू टेक कंट्रोल एट द बिगनिंग ऑफ द लूप, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे आई इज इक्वल टू 3 होगा तो 3 के लिए कंटिन्यू, यानी जहां हमारा लूप स्टार्ट हुआ है, जैसे फॉर आई इन द रेंज, वहां पर हमारा कंट्रोल चला जाएगा। इसके केस में 0, 1, 2 और 4 एज एन आउटपुट हमें मिलेगा। और पास, पास सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोग कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अपने कोड के अंदर लिखना चाहते हैं पर ये नहीं चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो, तो उसके केस में पास को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे नल स्टेटमेंट और डज नथिंग सिंपल अ प्लेस होल्डर। जैसे आई इज इक्वल टू 3 हुआ, इज इक्वल टू 3 बेसिकली, तो पास, यानी कि सिंपली ऐसे समझो कि पास इज यूज्ड व्हेन, जब हमें क्या करना होता है कि हम उस पर्टिकुलर कोड को सिंटेटिकली करेक्ट यानी सिंटेक्स वाइज करेक्ट रखना चाहते हैं, बट उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं। ये सिंपल चीज़ है। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप का सिंपल मतलब ये होता है लूप इनसाइड लूप। जो आउटर लूप होता है वो स्लोली इटरेट करता है, जबकि बाहर वाला जो लूप होता है वो पूरा चलता है, उसके बाद फिर वापस नई वैल्यू आउटर लूप के लिए अंदर वाला लूप पूरा चलता है। जैसे यहाँ पर मैं सिंपल एक जो कोड लिख रखा है उसके थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर आई इन द रेंज 2, फिर फॉर जे इन द रेंज 3, तो आई की एक पर्टिकुलर वैल्यू जो बाहर वाली होगी उसके लिए जे जो होगा वो
अलग अलग वैल्यूज के लिए अपडेट होता जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। जब लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर वो बाहर वाली लूप की तरफ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है फॉर आई इन द रेंज 2 फॉर जे इन द रेंज 3 प्रिंट एफ। बेसिकली यहाँ पर हमने लिख रखा है आई और जे की वैल्यू को बेसिकली हम लोग प्रिंट करेंगे एक ऐसे बोले तो पेयर के अंदर, ठीक है। आई और जे जो भी वैल्यू यहाँ पर ले सकती हैं, और एंड इज इक्वल टू वहीं पर हमने स्पेस लिख रखा है, ठीक है। तो सिंपल समझने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर हम लोग आई की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, 0 इन द रेंज 2 है, ठीक है। उसके बाद अब अंदर चले जाएंगे 0 इन द रेंज 3, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा 0, आई की वैल्यू 0, लेफ्ट वाली जो वैल्यू है वो आई की है, क्योंकि हमने लिख रखा है यहाँ पर प्रिंट एफ आई और जे एज अ पेयर हमें प्रिंट कराना है। तो 0 हो गया, 0 के लिए 0 प्रिंट होगा, 0 के लिए 1 प्रिंट होगा, 0 के लिए 2, 3 नहीं, क्योंकि पाइथन के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू या फिर बोलें तो जो मैक्सिमम लिमिट की वैल्यू जो होगी उसको हम लोग प्रिंट कराने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसे बोले तो फाइनल वैल्यू इसके अंदर नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अब ये प्रिंट हो गया, उसके बाद आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी बाहर वाले लूप की, 2 बेसिकली 1 हो जाएगी। तो 1 जब होगी तो 1 के लिए भी 1 0 1 1 और 1 2 हमें मिलेगा। अब ध्यान देना अंदर वाली लूप तो खत्म हो गई क्योंकि 2 हमने ले लिया। अब बाहर की तरफ आए तो हमारे पास आई की वैल्यू जो होगी वो अपडेट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी 2। अब 2 इन द रेंज 2 नहीं, क्योंकि ये ट्रू नहीं है। अब जब ये ट्रू नहीं है तो हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 के लिए मिलेगा 0 0 0 1 और 0 2, और 1 के लिए क्या मिलेगा, जो 1 इधर लेफ्ट वाली वैल्यू है ना वो आई की, याद रखना थोड़ा कन्फ्यूजन अगर हो तो 1 0 1 1 और 1 2 ये मिलेगा। तो आउटर लूप स्लोली वर्क करता है, इनर लूप पूरा कंप्लीट होता है, तब फिर आउटर लूप पर कंट्रोल आता है, जैसे डायग्राम के अंदर शो किया गया है। काफ़ी अच्छा डायग्राम एक्सप्लेन किया गया है। देखो अगर स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग वैल्यूज प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग लूप वगैरह यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर आई इन द रेंज 5 हमने लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 तक हम लोग प्रिंट करा लेंगे। लेकिन क्या हो अगर हमें 0 प्रिंट कराना है, फिर उसके बाद 2 प्रिंट कराना है, फिर उसके बाद 4 प्रिंट कराना है उसके लिए, तो यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया गया है कि कंडीशन और लूप दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे। कंडीशन के अंदर जैसे इफ़ एल्स इफ एलिफ हमने यूज किया, और लूप्स के अंदर फॉर वाइल और नेस्टेड। तो सिंपल इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें कुछ बेहतरीन देखने को मिलेगा। वो बेहतरीन क्या देखने को मिलेगा, हम लोग अपने अनुसार अकॉर्डिंगली वी कैन प्रिंट द वैल्यूज। जैसे हमें अगर इवन नंबर प्रिंट करना है तो उसके केस में हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर नंबर इन द रेंज 1 to 11 लिखेंगे, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और स्टेप अप की वैल्यू हम लोग 1 मान लेंगे। तो 11 विल नॉट बी प्रिंटेड ऑल टुगेदर, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है वैसे भी, ठीक है। पर ये फाइनल वैल्यू है, ध्यान रखना। ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूज करता है। सी लैंग्वेज के अंदर सारी की सारी वैल्यूज अगर जो फाइनल वैल्यू है वो भी प्रिंट होती है, लेकिन पाइथन के अंदर जो फाइनल वैल्यू होती है वो प्रिंट नहीं होती है। उसके बाद देखो हमने कंडीशन लिख रखा है येलो रेक्टेंगल के अंदर, इफ नंबर मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0 प्रिंट एफ नंबर एंड के बारे में मैंने बता रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या होगा, हमने यहाँ पर जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमने 2 ले रखा है, 2 को हम लोगों ने चेक करने की कोशिश की है यहाँ से। तो जैसे क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू 1 ली है तो 1 के लिए चेक होगा 1 इज़ नॉट एन इवन नंबर। 2 मॉड्यूलस 2 0 होगा तो 2 प्रिंट होगा, फिर एक स्पेस आ जाएगा क्योंकि एंड इज इक्वल टू स्पेस हमने दे रखा है। फिर 4 के लिए चेक होगा, 5 के लिए भी होगा बट 5 विल नॉट बी प्रिंटेड ऑल टुगेदर। फिर 6 के लिए, फिर 7 के लिए नहीं, 8 के लिए हाँ, 9 के लिए नहीं, 10 के लिए हाँ, 11 के लिए कंपेरिजन नहीं होगा। तो देखो बाहर वाला जो रेक्टेंगल है वो तो हमें सिंपल इटरेशन का इंजन है, यानी इटरेशन काम कर रहा है। लेकिन जो अंदर वाली जो है, जो येलो रेक्टेंगल के अंदर है, वो क्या है, लॉजिक, जिसके थ्रू हमने जो सीक्वेंस, ऑर्डिनरी सीक्वेंस जैसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए था वो प्रिंट नहीं हुआ। हमने अपने अकॉर्डिंगली अपडेट किया जिसके लिए हमें इवन नंबर्स एज एन आउटपुट मिले। तो कंडीशन और लूप का कॉम्बिनेशन सिंपल ऐसे याद रखो कि जब हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ मतलब ऑर्डिनरी रिजल्ट्स के बजाय कुछ ऐसे रिजल्ट्स चाहिए जो हम चाहते हैं, जैसे इवन नंबर प्रिंट कराना, ऑड नंबर या फिर स्क्वायर, से ये सारी चीज़ों को प्रिंट कराने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। यूनिट 2 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कोड, जो कि ऐसे बोलें तो कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे सम ऑफ डिजिट समझ सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ नंबर या फिर फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कराने के तरीके, उनको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। थैंक यू अलॉट। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल मिल जानी है। यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि लूप का यूज करते हैं, कंडीशंस का यूज करते हैं, उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कौन से प्रोग्राम्स हम लोग कवर करने वाले हैं। सम ऑफ डिजिट, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर और फिबोनाची सीरीज। मैंने इसको पूरी तरीके से ऐसे तोड़ दिया है कि समझना काफ़ी आसान हो जाए। सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर का सिंपल मतलब ये समझो कि जैसे 1 2 3 है तो 1 + 2 + 3 हमें 6 के बराबर चाहिए। तो ये इसका लॉजिक है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के अंदर। ये जो कोड हमने लिख रखा है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इनपुट लिया है, जो कि जैसे मान लेते हैं हमने 21 एज अ नंबर हमने उसको इनपुट करवा लिया। तो इंटीजर हमने टाइप कास्टिंग किया है, फिर इनपुट एंटर अ नंबर, जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, उस तरीके से हमने यहाँ पर लिख रखा है। फिर हमने सम की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज कर लिया है। जैसे मान लेते हैं सम जो है उसकी वैल्यू 0 है
और नंबर की वैल्यू हम लोगों ने मान लिया अपनी साइड से 21 है। अब ये वाइल लिख रखा है और हमने कंडीशन लिख रखा है कि नंबर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पर हमने इंडेंटेशन भी कर रखा है ताकि ये पता चले कि ये सब वाइल लूप के अंदर ही चल रहे हैं, मतलब वाइल के स्कोप के अंदर है, वरना सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग को ऐसे करना पड़ता। ठीक है, डिजिट इज इक्वल टू नंबर मॉड्यूलस 10, यानी डिजिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 21 मॉड्यूलस 10। तो ऐसे कर लेते हैं, 21 को 10 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 और 1, तो ये 1 डिजिट की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 1। ये पहले लूप के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो सम है उसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 0 + 1 यानी कि 1 के बराबर हो जाएगी। और जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा नंबर इंटीग्रल डिवीजन 10, यानी ये आ जाएगा हमारे पास नंबर की नई वैल्यू पहले बार में। ठीक है, अब हम लोग दूसरी बार इसको वापस से चलाएंगे, क्यों? क्योंकि नंबर की वैल्यू 2 है और 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। समझ में आ रही है बात? अब जब 2 ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग इसके लिए वापस से लूप को चला सकते हैं। जब वापस से लूप को चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, देखो डिजिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 मॉड्यूलस 10, तो ये 2 के बराबर ही आ जाएगी, क्योंकि 10 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 0 यानी कि 0 यहाँ पर आ जाएगा, 2 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, फिर जो सम है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू पहले 1 हो चुकी थी, यहाँ पर काट के 1 कर देते हैं, 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगी। और जो नंबर है वो कितना हो जाएगा 2 इंटीग्रल डिवीजन 10 यानी कि 0 हो जाएगा। अब देखो 0 को लेकर के हम लोग यहाँ पर आएंगे, 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स, और हम लोग लूप से क्या आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे। अब प्रिंट बेसिकली यहाँ पर लिख रखा है सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू सम, हमने बेसिकली लिख रखा है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 + 1 यानी कि 3, क्योंकि सम की वैल्यू क्या हो चुकी थी 3 हो चुकी थी, तो यहाँ पर ये वो वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गई बात? सम की वैल्यू जो है वो हमें इस प्रोग्राम से बेसिकली आउटपुट क्या मिलेगा, इस प्रोग्राम से आउटपुट हमें मिलेगा 3, जो कि सम ऑफ डिजिट्स 2 1 हमने लिख रखा है, तो 2 + 1 करके 3 मिल चुका है। ठीक है, जो कुछ भी था मैंने डिटेल में समझा दिया है सब कुछ, वहाँ पर उसी पर्टिकुलर चीज़ को लॉजिक या फिर जो भी सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं वो हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रखी है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल 1 2 3 को भी लेकर के देख लिया है किस तरीके से काम करेगा, आप खुद भी वर्क करके देखें, और अगर ना समझ में आए तो यहाँ पर मैंने उसका एग्जीक्यूशन लिख रखा है। सेकंड प्रोग्राम जो है वो है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर सी लैंग्वेज के अंदर जैसे हमने किया था, लॉजिक वुड बी द वेरी सेम, लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज होता है उसकी वजह से ओवरऑल कोडिंग, जिस तरीके से हम लोग कोड को लिखेंगे वो बस चेंज हो जाता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, जैसे 4 फैक्टोरियल है 24 हो गया, 5 फैक्टोरियल 120 हो गया, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 हो गई। इस प्रकार से हम लोग बेसिकली वर्क करते हैं, इसके ऊपर कैसे समझते हैं। यहाँ पर हम लोग जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम हमने लिख रखा है पाइथन के लिए, उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये स्टैंडर्ड है जहाँ पर हमने n की जो वैल्यू है मान लेते हैं, जैसे हमने इसके अंदर डाला 6, छोटी वैल्यू ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए, 6 ले लेते हैं हम लोग, या फिर 4 ले लेते हैं, जैसे तो n की वैल्यू 4 ले लिया। तो पहले तो पता है कि 4 फैक्टोरियल जो होता है वो 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि ये 24 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे होगा, देखो n इज इक्वल टू इंटीजर, हमने टाइप कास्टिंग किया है, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, इनपुट एंटर अ नंबर, हम लोगों ने नंबर एंटर करवा लिया जो कि हमारे लिए यहाँ पर 4 है। फैक्ट की वैल्यू हमने 1 ले लिया, 0 ले नहीं सकते क्योंकि 0 ले लेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। फैक्ट जो कि रिजल्ट स्टोर करेगा वो 1 स्टोर कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है फॉर लूप का यूज करके फॉर आई इन द रेंज 1, ये हो गया इनिशियल वैल्यू, ये हो गया फाइनल वैल्यू। अब फाइनल वैल्यू हमने n + 1 क्यों लिख रखा है, क्योंकि हमें 1 to n की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 1 to 4 हमें जाना पड़ेगा ना। 4 फैक्टोरियल के केस में हम लोग क्या लिखते हैं 1 टाइम्स 2 टाइम्स जो यहाँ पर लिख रखा है, तो n + 1 क्यों लिख रखा है, क्योंकि n अगर लिखेंगे तो n तो फाइनल वैल्यू है, इंक्लूड नहीं होगी, इसकी वजह से हमने क्या किया है कि n + 1 इसके अंदर लिख रखा है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? उसके बाद हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर लूप को तब तक चलाया है जब तक इस रेंज के अंदर हम लोग बिलोंग करेंगे। तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट स्टार आई, यानी पहली बार क्या होगा, जैसे फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी फैक्ट इनटू आई, तो आई की वैल्यू हमने स्टोर कर रखी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 से स्टार्ट होगा और फैक्ट की वैल्यू इनिशियली 1 है, तो 1 स्टार 1 हो जाएगी। फिर क्या होगा, अब ये 1 जो है वो रेंज के अंदर है क्योंकि ये n + 1 से छोटा है ऐसे बोल सकते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग इसको चलाएंगे जहाँ पर आई की वैल्यू 2 यानी 1 स्टार 2 हो जाएगी। तो हमें कहाँ तक जाना है 1 से 5 तक हमने ले रखा है यहाँ पर, ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा हमारी फैक्ट की वैल्यू, फिर 2 × 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आई की वैल्यू है। फिर हमारे को 6 × 4 ये आई की वैल्यू है जो कि एक एक इंक्रीज कर रही है, स्टेप अप इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगी 24। फिर हमने क्या लिख रखा है प्रिंट फैक्टोरियल इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है फैक्ट की जो वैल्यू होगी वो हमने प्रिंट करा दिया, तो आउटपुट मिलेगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, कुछ ऐसे। अब जैसे यहाँ पर हमने 5 फैक्टोरियल के लिए लिया है, तो जो सारी बीच लॉजिक हो सकती हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको एक बार अपनी साइड से रिव्यू कर लें, आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग फिबोनाची सीरीज के बारे में समझ लेते हैं, जिसके बारे में सी लैंग्वेज के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि जो
जैसे फिब ऑफ 2 जो होगा दैट इज इक्वल टू फिब ऑफ 1 प्लस फिब ऑफ 0, फिब ऑफ 3 जो होगा वो 2 पीछे के हो जाएगा, यानी फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1। तो ये तो लॉजिक हो गया। अब इस लॉजिक को हम लोग पाइथन के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो हम लोग समझने वाले हैं। अब हम लोग फिबोनाची सीरीज का जो प्रोग्राम है उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है, ये वाला चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पर ए जो वैल्यू लेगा वो बी की पुरानी वैल्यू लेगा और बी जो होगा वो ए प्लस बी, यानी कि ए की ओल्ड वैल्यू और बी की ओल्ड वैल्यू। कैसे हम लोग समझते हैं, जैसे मान लो हम लोग एन की वैल्यू 4 ले लेते हैं, यानी हमें फिबोनाची 4 तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, टाइप कास्टिंग वगैरह के बारे में पता ही है। ए की वैल्यू हमने ले लिया 0 और बी की वैल्यू हमने ले लिया 1। ओके, अब हमने लिखा आई इन द रेंज, यानी आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी और फिर 3। इतने के लिए लूप हमारा जो होगा वो चलेगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि i इज इक्वल टू 1 पर हमने बोला प्रिंट ए। अब देखो आउटपुट भी हम लोग लिखते चलेंगे, हमारे पास सबसे पहले आउटपुट 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो b है वो a के अंदर जा रहा है, तो जो a है वो b की ओल्ड वैल्यू लेगा, यानी a की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं 0 और b की वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं 1। तो ये ओल्ड वैल्यू अब b से अपडेट हो जाएगा। और ध्यान देना, ये जो a प्लस बी है ना, यहाँ पर ऐसे लिखो ओल्ड a प्लस ओल्ड b इज इक्वल टू b। ये वैल्यू हमने b के अंदर, ये लॉजिक है, लॉजिक जो हमने इसके अंदर कर रखा है। तो ओल्ड ए की वैल्यू क्या है 0 प्लस 1 इज इक्वल टू बी, यानी बी की वैल्यू अभी 1 ही रह गई। फिर हम लोग i इज इक्वल टू 2 पर जंप करेंगे, तो यहाँ पर प्रिंट 1, यानी कि ये स्पेस इसकी वजह से आया है 1। उसके बाद हम लोग a जो है उसके अंदर b की ओल्ड वैल्यू यानी कि 1 पुट करेंगे और b के अंदर क्या पुट करेंगे, ओल्ड a, दैट इज़ यहाँ पर से 1 आएगा और यहाँ पर से भी 1 आएगा प्लस, यानी कि 2 पुट करेंगे। तो जो b की वैल्यू है वो हमने अपडेट कर दिया 2 से, a की वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया 1 से, ठीक है। फिर अब i इज इक्वल टू 3 फाइनल वैल्यू के लिए प्रिंट a करेंगे, जो कि a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। और अब ध्यान देना, b की जो वैल्यू है ओल्ड b की वैल्यू वो a के अंदर चली जाएगी, यानी a की वैल्यू 2 हो जाएगी और b की जो वैल्यू होगी ओल्ड a, यहाँ पर हमने अपडेट किया तो ओल्ड a यानी कि 1 और प्लस 2, यानी कि b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो ये हो गया फिब ऑफ 0, ये हो गया फिब ऑफ 1, ये हो गया फिब ऑफ 2। और अब हमें क्या प्रिंट करना है, जैसे फिब ऑफ 3 अगर हमें प्रिंट करना है तो a की जो वैल्यू है यहाँ पर से वो आ जाएगी यहाँ पर अगली बार में स्पेस के बाद, जो कि 2 हो जाएगी। फिर इन दोनों का सम, ऐसे चेक भी कर सकते हैं 3, और फिर इन दोनों का सम जो कि 5। तो ऐसे चलता है ये। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये a और b जो हमने लिख रखा है ऐसे कनकैट करके एक तरीके से a प्लस बी, तो यहाँ पर ये जो है ये b की ओल्ड वैल्यू और यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी, यानी ऐसे लिखें जो मैंने लिख रखा है ओल्ड a प्लस ओल्ड b इज इक्वल टू b, b की न्यू वैल्यू, ये जो न्यू वैल्यू है वो यहाँ पर अपडेट हो रही है। उन्हीं सारी चीज़ों को मैंने इस पेज में लिख रखा है कि हम लोग साइमल्टेनियस असाइनमेंट सेटअप और किस तरीके से लूप का यूज कर रहे हैं। 6 के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसको यूज करके चेक भी कर सकते हैं। थैंक यू अलॉट। आप इस प्रोग्राम को 1-2 बार ज़रूर करें, फिब वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप उसे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये अच्छे से। थैंक यू अलॉट। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पाइथन यूनिट 3 की क्विक शॉर्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। इस यूनिट को हम लोग कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करने का। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग यूनिट है, इसलिए आराम से इसको हम समझेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल 1 स्ट्रिंग और टपल के बारे में समझ लेते हैं। स्ट्रिंग के लिए मैंने काफ़ी बड़ा रिप्रेजेंटेशन शो किया है, क्योंकि ये मेरे को भी काफ़ी कन्फ्यूज करता था। स्ट्रिंग जो होता है उसको हम लोग एपिस्ट्रोफे या फिर ऐसे बोले तो कोट्स के अंदर शो करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज नथिंग, हमने पढ़ रखा है अरे ऑफ कैरेक्टर या फिर बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडेड इन कोट्स, जो यहाँ पर हमने लिख रखा है। टपल की बात करें तो ये ऑर्डर्ड इम्यूटेबल, यानी इसके अंदर चेंजेज हम लोग नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स का ये कलेक्शन होता है, ठीक है। स्ट्रिंग और टपल जो दोनों होते हैं वो सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं। सीक्वेंस डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर्ड होंगे वो एक स्पेसिफिक इंडेक्स्ड ऑर्डर के मतलब एड्रेस के अकॉर्डिंग स्टोर होंगे, यानी हर एक एलिमेंट के पास अपना एक कॉरस्पॉन्डिंग फिक्स्ड एड्रेस होगा। जब उस एड्रेस को हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग स्ट्रिंग या फिर टपल के अंदर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी को भी मैं काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमने एक बार जब क्रिएट कर लिया तो इसका मतलब हम लोग उसके अंदर कुछ भी कर लें, चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्यूटेबिलिटी का सिंपल मतलब यही होता है कि अगर हमने क्रिएशन कर लिया, जैसे मान लेते हैं एक सीक्वेंस का हमने क्रिएट कर लिया, ऐसे समझो एक कतार का, जिसके अंदर हमने एक लाइन से बच्चों को हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा कर दिया।
अब जब सारे बच्चे हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा हो गए तो वो क्या हो गया, वो सीक्वेंस इम्यूटेबल हो गया, यानी उसके अंदर हम लोग चाह कर भी चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने बोला कि सबसे आगे सबसे छोटा बच्चा खड़ा होगा तो वो कभी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वही सबसे आगे खड़ा होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोई और ऑर्डर का सीक्वेंस चाहिए, मतलब अब अगर हम कहते हैं कि नहीं हमें इसको चेंज करना है तो हमें कुछ और रूल लगाना पड़ेगा। जैसे पहले हमने बोला कि हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हो जाओ, अब हम लोग बोलेंगे कि हाइट और एज दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग खड़े हो जाओ। कहने का सिंपल मतलब ये है, बॉयल डाउन इस चीज़ पर होता है कि अगर हमने इम्यूटेबल सीक्वेंस बोल दिया तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, वो सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड होगा। हमने स्ट्रिंग और टपल को पढ़ा, तो स्ट्रिंग और टपल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जैसे कि कनकैटिनेशन। इसके बारे में हमने सी लैंग्वेज के अंदर सेमेस्टर फर्स्ट या सेकंड के अंदर पढ़ा होगा। कनकैटिनेशन का सिंपल मतलब क्या होता है कि दो स्ट्रिंग्स को हम लोग एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। कनकैटिनेशन सिंपल का मतलब यही, वर्ड का मतलब यही होता है। रेपिटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग चाहें तो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे आगे। टपल की स्पीड की जो बात करेंगे तो वो क्या होता है, टपल जो होता है वो फास्टर होता है लीस्ट के कंपेरिजन में। लिस्ट, टपल, इन सबको थोड़े थोड़े डिटेल में हमने यूनिट 1 या यूनिट 2 के अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि टपल का यूज लेकिन हम लोग कब करेंगे, जब हमें अपने जो हमने डेटा सेट बनाया है, जो सीक्वेंस हमने बनाया है, उसके अंदर हम लोग ये चाहते हैं कि डेटा को कुछ भी हो जाए, बदलना नहीं है, तब हम लोग टपल का यूज करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर टपल के अंदर हमने एक सिंगल एलिमेंट लिख रखा है, पहले तो मैंने बहुत बड़े बड़े सिंबल में शो किया कि टपल को हम लोग किस में शो करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं दो ब्रैकेट, जो कि कर्व्ड ब्रैकेट्स बोल सकते हैं, उसको कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं याद करने के लिए। तो टपल को हमने रिप्रेजेंट किया, उसके अंदर अगर एक सिंगल एलिमेंट हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हमें एक कॉमा देना होगा, वरना अगर हम कॉमा नहीं देंगे तो पाइथन उसको एक नॉर्मल इंटीग्रल वैल्यू ट्रीट करेगा। ये चीज़ काफ़ी ध्यान में रखें। जैसे यहाँ पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करके रखा है, सबसे ऊपर हमने स्ट्रिंग के ऑपरेशंस परफॉर्म करे हैं। जैसे हमने डबल कोट्स के अंदर भी स्ट्रिंग को शो किया है, ए को प्लस बी किया है, तो प्लस जो सिंबल था वो किसके लिए था, कनकैटिनेशन, जुड़ाव के लिए था। ऐसे याद रख सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो जब हमने ज्वाइन किया तो ए और बी क्या हो गया, एक सिंगल स्ट्रिंग बन गया। फिर हमने क्या लिखा है, स्ट्रिंग ए जो लिया है उसके अंदर ए है। अब ध्यान रखो ए जो है वो कौन से इंडेक्स पर स्टोर्ड है, कौन से एड्रेस पर स्टोर्ड है, वो है 0th एड्रेस, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 ऐसे। ये मैं एक जनरल बता रहा हूँ रिवीजन के लिए। तो ऐसे हमने बोल लिया, उसको हमने क्या किया कि 3 किया। हमने पढ़ रखा है ना, कनकैटिनेशन पहला ऑपरेशन और दूसरा रिपीटेशन ऑपरेशन, जिसको हमने स्टार से रिप्रेजेंट किया था। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये माइंड में अच्छे से रिकॉल हो जाए। तो यहाँ पर हमने स्टार 3 किया है, यानी जो स्ट्रिंग ए है उसको आप 3 टाइम्स रिपीट करो, ये स्टार का मतलब हुआ। प्लस का मतलब ऐड जनरल नोशन में, लेकिन यहाँ पर कनकैटिनेशन और स्टार का मतलब रिपीट। तो रिपीट मतलब क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग मिलेगी जिसके अंदर ए 3 टाइम्स रिपीटेड हो जाएगी। अब स्ट्रिंग के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने स्टोर कर रखा है एस इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, जो कि हमारा स्ट्रिंग है वो 0th एड्रेस से स्टार्ट होगी, 0 पर एच है, फिर 1 पर ई है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। इस डॉट अपर का सिंपल रिप्रेजेंटेशन ये हुआ कि सारे के सारे जो भी स्ट्रिंग के अंदर इंडिविजुअल एड्रेसेस पर स्टोर्ड कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि स्ट्रिंग होता क्या है, अरे ऑफ कैरेक्टर्स, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने जब एस डॉट अपर किया तो सारे के सारे कैरेक्टर्स अपर केस में चले जाएंगे। एस डॉट लोअर यानी कि वो लोअर केस के अंदर चले जाएंगे। और स्प्लिट का मतलब क्या हो जाएगा कि एक इंडिविजुअल सेट ऑफ या फिर ग्रुप ऑफ जो कैरेक्टर्स है वो अलग अलग तरीके से क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एस डॉट स्प्लिट में हेलो को अलग शो किया गया है और कॉमा से वर्ल्ड को सेपरेट कर दिया गया है। और फिर हमने क्या लिख रखा है, देखो ज्वाइन वाला मैंने यूनिट 1 के अंदर भी काफ़ी अच्छे से बताया था। मैं बार बार इन सब चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये काफ़ी टफ लगती हैं और समझने में थोड़ा क्रिटिकल होती है, मैं लेकिन ईजी बना रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर जैसे हमने ज्वाइन के लिए हमने पढ़ रखा है ना कि ज्वाइन करने के लिए हम लोग अलग अलग सिंबल्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी जो कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्प्लिटेड स्ट्रिंग्स हैं, उनको जब हम ज्वाइन कराना चाहते हैं तो किस सिंबल का यूज करना चाहते हैं, वो एक हाइफन बोल सकते हैं, उसका हमने यूज किया। तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए और बी, ठीक है। फिर टपल क्रिएशन, टपल के बारे में भी मैंने काफ़ी बड़े बड़े सिंबल्स शो किए हैं उसी की वजह से याद करने के लिए। तो टपल को जैसे हमने रिप्रेजेंट किया था कर्व ब्रैकेट या फिर जो भी ब्रैकेट आप बोल सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट भी कुछ लोग बोलते हैं। तो टी इज इक्वल टू 1 2 3 हमने शो किया, और एक सिंगल एलिमेंट अगर होगा तो उसके लिए मैंने पिछले पेज में एक्सप्लेन किया कि हमें टपल कैसे क्रिएट करना है। समझ में आ रही है ये बात? और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेनेशन और कोर लॉजिक को समझ लेते हैं। जैसे स्ट्रिंग के अंदर हमने मैनिपुलेशन किया, मैंने यूनिट 1 के अंदर एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रिंग के अंदर हम लोग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, यानी फंक्शन जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एड्रेस पर जा करके हम लोग कोई नई वैल्यू ऐड कर दें। जैसे स्ट्रिंग एस के अंदर मान लो हमने हेलो वर्ड स्टोर करके रखा है, अब हम चाहते हैं कि एस के 0 पर जा करके कैपिटल एच की जगह पर स्मॉल एच या फिर स्मॉल एच की जगह पर कैपिटल एच कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। यानी उसके केस में हमें एक नई ओरिजिनल स्ट्रिंग की जगह पर वो क्या हो जाएगा,
दूसरी स्ट्रिंग बन जाएगी। वो स्ट्रिंग जो ओरिजिनली स्टोर्ड है एस के नाम से, वो मॉडिफाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो यहीं लिखा गया है कि दे रिटर्न अ ब्रांड न्यू स्ट्रिंग इंस्टेड। ठीक है, फिर हमने स्प्लिट वर्सेस ज्वाइन के बारे में पढ़ा। अब काफ़ी ध्यान से समझना, देखना स्प्लिट जो है वो हमने पढ़ा ना, एक स्ट्रिंग है जो हेलो वर्ल्ड है, उसको हमने जब स्प्लिट किया तो हमें एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स मिलेगा। ठीक है, मतलब स्प्लिट जो होता है वो स्ट्रिंग को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ज्वाइन जो होता है वो क्या होता है, लिस्ट के अंदर हमने इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स जो स्टोर कर रखे हैं, नीचे देखो जैसे हेलो और वर्ल्ड अलग अलग स्टोर्ड है, जब हमने ज्वाइन किया तो हमें एक सिंगल स्ट्रिंग मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, इस स्प्लिट जो है वो स्ट्रिंग से किसके अंदर कन्वर्ट करेगी, लिस्ट के अंदर। एस पी एल जैसे है, एस एल ऐसे याद कर सकते हैं। और ज्वाइन जो है उसमें क्या होता है कि हमें लिस्ट से स्ट्रिंग मिलती है। ठीक है, समझ में आई ये बात। स्ट्रिंग और टपल के बारे में समझने के बाद अब हम लोग लिस्ट और डिक्शनरी के बारे में समझ लेते हैं। तो जो स्ट्रिंग थी वो इम्यूटेबल थी, उसको हम लोग कोट्स के अंदर शो करते हैं, सिंगल या फिर डबल जो हमने रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद हमने टप्पल के बारे में पढ़ा, टप्पल को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए जो ब्रैकेट यूज किया वो समझ गए। उसके बाद हम लोग लिस्ट के लिए, लिस्ट को ऐसे देखो कैसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, एल जो है ना उसी तरीके से उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये पूछता है और थोड़ा मैं भी इसमें कंफ्यूज रहता था इसकी वजह से। तो लिस्ट जो होता है वो ऑर्डर्ड होता है, म्यूटेबल, यानी कि इसके अंदर चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, वैसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। जबकि डिक्शनरी जो होता है, मैंने पहली यूनिट में बताया था, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अंदर हम लोग की वैल्यू पेयर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फास्टर डेटा एक्सेस के लिए। और इसके अंदर जो डेटा एक्सेस होगा वो की के थ्रू स्टोर होते, की के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जो लिस्ट होते हैं वो ऑर्डर्ड सीक्वेंसेस होते हैं, और डिक्शनरी जो होते हैं उनके अंदर हम अगर हम लोग मैपिंग करना चाहते हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, यूनिक कीज का यूज करेंगे, जो कि डिक्शनरी के अंदर स्टोर होती हैं। अब हम लोग जैसे स्ट्रिंग और टपल के बारे में, की फीचर्स के बारे में समझा, तो म्यूटेबल के अंदर कौन से आते हैं, टपल और डिक्शनरी। तो म्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी लाइन बनी है जिसके अंदर अगर हम लोग एक दूसरे बच्चों को दूसरे के साथ रिप्लेस भी कर देते हैं, जैसे पहले नंबर पर कोई खड़ा है, तीसरे नंबर पर कोई खड़ा है, तो तीसरे वाले को पहले पोजीशन पर कर दें और पहले वाले को तीसरे पोजीशन पर कर दें तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लिस्ट के फीचर की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, हमने पहले यूनिट में भी बात किया था कि लिस्ट जो होता है वो अलग अलग डेटा टाइप को एक ही बार में स्टोर कर सकता है। जैसे 1 इंटीजर हेलो स्ट्रिंग को स्टोर कर रखा है, 3.14 फ्लोट को। स्लाइसिंग यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को स्पेसिफिक पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे, आगे हम लोग समझेंगे। डिक्शनरी के फीचर्स की बात करें तो की वैल्यू कॉन्सेप्ट मैंने जैसे बताया, की और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वैल्यू रिपीट हो सकती है, बट की जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 100% यूनिक। क्योंकि हमने पढ़ा ना कि डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज को जो हम लोग एक्सेस करना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग कीज का यूज करेंगे, और अगर कीज रिपीट हुई तो हमारे लिए ऑब्वियसली एम्बिग्यूटी यानी कि कन्फ्यूजन इंक्रीज करेगा हमारे लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो वैल्यू मैंने वहीं लिख रखा है कि वैल्यू को हम लोग यहाँ पर कीज के थ्रू एक्सेस करते हैं, इंडेक्स नंबर के थ्रू नहीं। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जो एड्रेस जो कि हमने स्ट्रिंग के अंदर यूज किया एक्सेस करने के लिए एलिमेंट्स को, उसको हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। अब हम लोग लिस्ट और डिक्शनरी के ऊपर वेरियस ऑपरेशन जो परफॉर्म हो सकते हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले लिस्ट स्लाइसिंग, इसके बारे में मैंने यूनिट 1 में भी एक्सप्लेन किया था। जैसे लिस्ट में हमने स्टोर कर रखा है 1 2 3 4 5। लिस्ट के ब्रैकेट को याद करने के लिए मैंने तरीका बताया ना, एल से इसको रिलेट करो। देखो ब्रैकेट्स जो यूज करते हैं लिस्ट के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए वो एल से काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, तो L14 हमने बोला यानी पहले इंडेक्स से लेकर के चौथे इंडेक्स तक की वैल्यू को बाहर निकाल लो एज एन आउटपुट। तो मैंने ये भी बता रखा था कि बाहर वाला जो इंडेक्स होता है फाइनल इंडेक्स, उसकी वैल्यू को हम लोग आउटपुट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो 0th लोकेशन पे 1 स्टोर्ड है, फर्स्ट लोकेशन पे 2 स्टोर्ड है, सेकंड लोकेशन पे 3। इस तरीके से ये तो समझ में आ ही रहा होगा। सी लैंग्वेज पूरा पढ़ा, ये भी उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तो वही दिक्कत है। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन की वैल्यूज आउटपुट मिलेंगी, जो कि मिलेंगे 2 3 और 4। अब लिस्ट के फंक्शंस, इसको हम लोग काफ़ी आसान तरीके से समझते हैं। एल डॉट अपेंड 4, यहाँ पर 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट लोकेशन। एल डॉट अपेंड का सिंपल मतलब क्या हुआ, मैं इसको हिंदी भाषा में बताऊँ तो ऐसे बोलूँगा कि लिस्ट के लास्ट वैल्यू पर जा करके वहाँ से तुम नई कुछ वैल्यू क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो लास्ट इंडेक्स जो है वहाँ, उसके बाद तुम नई वैल्यू जिस लिस्ट के अंदर और भी वैल्यूज को ऐड कर सकते हो। जैसे एल डॉट अपेंड 4 है, उसके बाद हमने कुछ और वैल्यूज ऐड की तो 6 7 8 9 10 हम लोग उसके लास्ट पोजीशन से ऐड कर सकते हैं। एल डॉट रिमूव 2 का मतलब क्या हुआ कि हम लोग अगर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट को लिस्ट से हटाना चाहते हैं तो उसका एड्रेस हम लोग लिख देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू हट जाएगी। जैसे एल डॉट रिमूव 2, तो सेकेंड लोकेशन पर जो हमारे पास 2 स्टोर है, 2 नहीं ध्यान रखो 3 स्टोर है, क्योंकि 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 3, तो 3 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एल डॉट पॉप का सिंपल मतलब क्या हुआ कि हम लोग लास्ट एलिमेंट को पॉप कर सकते हैं हमारी लिस्ट से, मतलब हटा सकते हैं। और एल डॉट शॉर्ट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग लिस्ट को इन प्लेस शॉर्ट कर सकते हैं, अपने अनुसार शॉर्ट कर सकते हैं। और इन प्लेस का मतलब क्या हुआ कि वहीं लिस्ट शॉर्ट होके नई लिस्ट फॉर्म हो जाएगी। इसके लिए कोई अलग से कॉपी लिस्ट नहीं बनेगी मेमोरी के अंदर।
डिक्शनरी के फंक्शंस की बात करें तो डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करने का सेम सब कुछ मैंने थोड़े से समरी में आपको यूनिट 1 के अंदर एक्सप्लेन किया था, यूनिट 2 के अंदर भी शायद किया था मैंने। तो यहाँ पर डी इज इक्वल टू जैसे की लिखा ए, फिर हमने 1 लिखा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, कॉमा बी लिखा उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 हमने वैल्यू लिखा, डी डॉट कीज यानी ये हमें कीज रिटर्न करेगा, डी डॉट वैल्यूज ये हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, डी डॉट आइटम्स, आइटम्स का मतलब क्या हुआ, आइटम का मतलब समझते हो कि हमारे कोई भी किसी तरीके से हमने लिस्ट बना रखा है उसके अंदर आइटम्स का सिंपल मतलब है कि जैसे भी तुमने जो भी तुमने कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स, मतलब सिंपल कहने का मतलब है कि की वैल्यू पेयर्स जो है वो एक कॉरस्पॉन्डिंग आइटम है उस डिक्शनरी का। तो हमें यहाँ पर A1 B2 ऐसे हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट की वैल्यू पेयर मिल जाएगा, ठीक है, A1 B2। उसके बाद डी डॉट अपडेट C3 यानी हम क्या करेंगे कि कुछ नए पेयर्स को या तो ऐड कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, की वैल्यू पेयर्स को। तो की अब यूनिक होना चाहिए, वैल्यू डुप्लीकेसी उसके अंदर अलाउड हो सकती है। समझ में आई, ये सारी चीज़ें समझ में आई। इसको बस 1-2 बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगी। अब हमने जैसे लिस्ट और डिक्शनरी के बारे में भी मैनिपुलेशन के अंदर कुछ डिटेल में समझा था, तो लिस्ट के बारे में समझ लेते हैं। लिस्ट के बारे में सबसे पहले हमने देखा एल से, याद है ना, एल से जो हमने ब्रैकेट उसके लिए यूज किया था वो। तो लिस्ट जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, यानी इसके अंदर अपडेशन अलाउड होता है, ठीक है। तो यानी जैसे फंक्शंस हमने पढ़ा ना, अपडेट, सॉर्ट, इन सब फंक्शन को यूज करके हम लोग लिस्ट के अंदर अपडेट अपने आप से कर सकते हैं उसी लिस्ट के अंदर, ठीक है। जबकि टपल और जो हमने स्ट्रिंग पढ़ा उसके अंदर अपडेट्स अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है म्यूटेबल का, कि हमें कोई भी न्यू चीज़ नहीं क्रिएट करनी है उसी पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर या फिर उसी पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर। अगर हम लोग अपने अकॉर्डिंग अपडेट चाहें तो कर सकते हैं। ये हुआ सिंपल देसी भाषा में म्यूटेबल का मतलब। जबकि डिक्शनरी के मैनिपुलेशन लॉजिक की बात करें तो जैसे इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं उनके की के अनुसार। ये तो चीज़ कविता की तरह याद हो चुकी होगी। तो जैसे डी सी इज इक्वल टू 3 हमने लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक नए पेयर को ये ऐड कर देगा अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो, वरना उसको वो अपडेट कर देगा। डी सी सी क्या है यहाँ पर, की है, और 3 क्या है यहाँ पर, वैल्यू है। तो की वैल्यू पेयर हमने क्या किया, लिस्ट जो डिक्शनरी है सॉरी उसके अंदर हमने क्या किया कि अपडेट कर दिया। अपडेट कब किया, जब वो वैल्यू पहले से नहीं थी। और अगर वो वैल्यू पहले से थी तो क्या करेंगे, सी यानी कि हम लोग की पर जाएंगे, देखेंगे सी कहाँ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर 5 स्टोर है तो 5 को हटा करके हम लोग वहाँ पर क्या कर देंगे, 3। हम लोग नहीं करेंगे, बेसिकली कोड के अनुसार वो 3 वहाँ पर हो जाएगा जब हम लोग ऐसे कर देंगे तब, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो लिस्ट और स्ट्रिंग होते हैं उनके अंदर हम लोग इंडेक्स के अकॉर्डिंग एक्सेस करते हैं। मैंने समझाया ना, 0 लोकेशन पर 1, 1 लोकेशन पर 2। तो यहीं स्ट्रिंग के लिए भी मैंने समझाया हेलो वर्ल्ड वाले एग्जाम्पल के अंदर। जबकि डिक्शनरी के अंदर क्या करते हैं, हम लोग कीज का यूज करते हैं। मैं बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डिक्शनरी के अंदर की के थ्रू हम लोग एलिमेंट्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, इसी की वजह से जो की होती है वो यूनिक होती है। जबकि लिस्ट और स्ट्रिंग के अंदर हम लोग एड्रेसेस इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। फंक्शंस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जो सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा होगा, जावा के अंदर पढ़ा होगा, या फिर जो पाइथन के अंदर पढ़ रहे हैं, वो एक्जैक्टली सेम फंक्शन है। उनका डेफिनेशन, ओवरऑल लॉजिक जो है वो सेम है। हाँ, लिखने के तरीके में बदलाव आ सकता है। ऐसा नहीं है कि पाइथन के अंदर शादी का फंक्शन होता है और जावा के अंदर बर्थडे का फंक्शन होता है, नहीं। जो एक फंक्शन का ओवरऑल डेफिनेशन, वर्किंग लॉजिक है वो सेम होता है। लिखने का तरीका अलग हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिक क्या होते हैं, ऐसे बोले तो ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो हमें रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। रीयूजेबिलिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि हमने ऐड का एक फंक्शन बना लिया, अब जहाँ जहाँ हम उसको चाहें कॉल करें, यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा हो। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें नहीं पता कि फंक्शन के अंदर क्या स्टोर्ड है, कैसे क्या करता है, बस हमने ऐड कॉल किया, ऐड उसने कर दिया, काम खत्म, कुछ दिक्कत नहीं है उससे, ये चीज़। तो फंक्शन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कोड को स्मॉल, मैनेजेबल और हाईली रीयूजेबल पार्ट के अंदर बोले तो कंप्रेस कर देते हैं। ये सिंपल वर्ड है फंक्शंस का। ये एग्जाम के अंदर का डेफिनेशन हो गया, लेकिन समझने के लिए यही है कि ये क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड होते हैं जो हमें स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसी को हम लोग फंक्शंस कहते हैं। फंक्शन की बेनिफिट्स और टाइप के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले बेनिफिट, हम लोग कोड के अंदर फंक्शंस को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें कोड की रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी एक बार एडिशन का फंक्शन को डिफाइन कर लो, बार बार यूज करते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड, रीडेबिलिटी, यानी हमारे कॉम्प्लेक्स कोड को सिंपल बना देते हैं, जिसके बारे में हमने समझा था। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर समझने वाली चीज़ क्या है कि ये सब चीज़ तो हुई, तो रीडेबिलिटी जो होती है ना वो अब्स्ट्रक्शन भी होती है। अब्स्ट्रक्शन मतलब इन द सेंस होती है। अब्स्ट्रक्शन के बारे में मैंने पहले भी बताया। इसको ऐसे समझो कि तुम एक शोरूम में गए गाड़ी खरीदने, तो तुम्हें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ही चाहिए होंगी ना। ऐसा थोड़ी होगा कि तुम इंजन के मैकेनिज्म पर समझने लगोगे, कितने स्ट्रोक का इंजन है, क्या हुआ इसके अंदर, पिस्टन कैसे काम कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, वो सब चीज़ें तुम्हें पता नहीं करनी होती हैं। वरना वो सब चीज़ें अगर पता करनी है तो फिर वो भी तुम्हें बता नहीं पाएगा, बोलेगा आप पैसे लीजिए और यहाँ से चले जाइए। तो ऐसा चीज़। और डिबगिंग क्या होता है कि अगर मान लो कि हमने एडिशन फंक्शन कॉल किया और हमने देखा कि 2 और 3 पास किया था, तो हमें 5 आउटपुट आना चाहिए था, जबकि आउटपुट आ गया 6। इसका मतलब उस
के जो फंक्शन का एडिशन का जो फंक्शन है उसके लॉजिक के अंदर कुछ गलती है, बाकी प्रोग्राम के अंदर कुछ गलती नहीं है। तो सिंपल कहने का ये मतलब है कि जो फंक्शंस होते हैं वो हमें काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करते हैं इस चीज़ में कि हम लोग डिबगिंग, फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स के प्रोसेस के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को ईज प्रोवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो ये भी तुमने पहले पढ़ा होगा, प्रिमिटिव जिसको बोलते हैं, जो कि होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। सी लैंग्वेज के अंदर भी थे ऐसे बहुत सारे। तो बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है कि जैसे हम लोगों के पास पहले से यूज करने के लिए प्रोवाइडेड होते हैं कि इनके बारे में पता हो, बस उनको यूज करते जाओ, कुछ पता ही नहीं करना है कि वो कैसे काम कर रहे हैं क्या नहीं, बस वैल्यू पास करो तुम्हें आउटपुट मिलती जाएगी, वैल्यू पास करो आउटपुट मिलती जाएगी। और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? अब ऐसा तो होगा नहीं कि पाइथन के अंदर सारे के सारे फंक्शंस तुम्हारे यूज के प्रोवाइडेड होंगे, नहीं, कुछ ऐसे भी फंक्शंस होंगे जो तुम्हें खुद क्रिएट करने होंगे और क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो जब क्रिएट करना पड़ेगा तो उनको तुम DEF कीवर्ड क्या होते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ा होगा। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड ऑफ एवरी लैंग्वेज विच हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग। जैसे DEF है तो इसका यहाँ पर स्पेसिफिक मीनिंग ये है कि तुम एक फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो, तो DEF का यूज करके तुम अपने अनुसार, यूजर तुम हो और अपने अकॉर्डिंग फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हो, उनको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये पूछा जाता है LEN जो यहाँ पर है वो देखो ध्यान से, अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, लिस्ट है। लिस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखने में ही पता चल जा रहा है कि हमने एल से यूज की रिप्रेजेंट किया था, कि जो यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स यूज किए हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए हैं, जिसके लिए हम लोग आसानी से इसको समझ पा रहे हैं। तो LEN जो है वो क्या एक्सप्लेन करेगा कि कौन से सारे एलिमेंट्स हमारे लिस्ट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। LEN एल के अंदर क्या करेगा, ये काउंट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लिस्ट, जो कि 3 है इस केस में। मैक्स एल यानी मैक्सिमम एलिमेंट जो कि इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है, और मिनिमम एल का मतलब क्या हो जाएगा कि मिनिमम एलिमेंट जो इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। और सम का मतलब क्या हो जाएगा, सम एल का मतलब क्या हो जाएगा, सम यानी ऐड ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या होगा, तो बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में तो पता चल गया कि तुम यूज कर सकते हो, लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे DEF कीवर्ड हमने यूज किया, स्क्वायर एक्स, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इंडेंटेशन करके उसी के अंदर हमने रिटर्न एक्स स्टार एक्स लिख दिया, यानी कि जब हमें इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे एक्स की जगह पर अगर हम लोग डिफाइन स्क्वायर 3 बोलेंगे तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, वो हमें क्या रिटर्न कर देगा, 5 स्टार 5। जैसे यहाँ पर हमने लिखा ना प्रिंट स्क्वायर 5, तो हमने सबसे पहले ऊपर उस फंक्शन को डिफाइन कर दिया, उसका डिफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद हमने कॉल किया प्रिंट स्क्वायर 5, तो यहाँ पर 5 जो है वो एक्स के अंदर चला जाएगा, तो एक्स और एक्स की वैल्यू मतलब 5 हो जाएगी, और यहाँ पर हमें रिटर्न आउटपुट क्या मिलेगा, प्रिंट हो रहा है ना, तो इसकी वजह से हमें मिलेगा 5 स्टार 5 यानी कि 25। अब हम लोग थोड़े लॉजिक के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में, जैसे कि हमने पढ़ा ना LEN MAX मैक्स मिन सम के बारे में, तो ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब हिंदी में बताऊँ, सार्वभौमिक होता है, यानी इसको हम लोग किसी भी लिस्ट, किसी भी टपल या स्ट्रिंग, डिक्शनरी किसी के ऊपर लगा सकते हैं। एलियन क्या करेगा, काउंट करेगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं, आइटम्स काउंट करेगा। डिक्शनरी के केस में मैंने बताया था ना, आइटम का मतलब की वैल्यू दोनों हमें चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ बार बार ताकि ये चीज़ें दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएं। जबकि यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ढांचा तैयार करते हैं कि हमारा फंक्शन ये होगा, ऐसे काम करेगा, ये सारी चीज़ें। और रिटर्न जो होता है वो तो सी लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ा होगा कि हमें ये फाइनल वैल्यू रिटर्न करेगा उस पर्टिकुलर पोजीशन पर जहाँ पर फंक्शन को हमने कॉल किया था, ट्रिगर किया था। ये तो डिफाइनिंग अ फंक्शन और कॉलिंग अ फंक्शन पूछता है, तो डिफाइनिंग अ फंक्शन का मतलब क्या होता है, डिफिनीशन मीन्स मेमोरी एलोकेशन, लेकिन यहाँ पर वो वेरिएबल के लिए होता है। डिफाइनिंग अ फंक्शन का सिंपल मतलब क्या होगा कि हम लोग उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करें, वो क्या परफॉर्म करेगा, कौन से टास्क, ये हो गया डिफिनीशन का मतलब। जबकि कॉलिंग अ फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हमने डिफिनीशन उसका डिफाइन कर रखा है पहले से, अब हम लोग उसको कॉल करना है। जैसे प्रिंट स्क्वायर 5 हमने लिखा था ना, तो वो कॉलिंग हो गया, और जबकि है जो DEF कीवर्ड का यूज करके हमने डिफाइन किया था स्क्वायर एक्स, एक्स स्टार एक्स, वो हो गया डिफिनीशन, पिछले पेज में था, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने डिफाइन MYFUNC हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो ये तब तक रन नहीं करेगा जब तक कि हम लोग आगे जा करके उसका यूज ना करें। अब ऐसे समझो कि एडिशन के लिए हमने फंक्शन डिफाइन किया, तो जब हम उसको वापस से कॉल करेंगे तभी तो हम उसका यूज कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि कॉल किया सब्ट्रैक्शन का फंक्शन और एडिशन हो जाएगा, नहीं। कहने का सिंपल मतलब ये है कि फंक्शन डिफाइन किया, अगर तुम उसको आगे यूज करना चाहते हो तो यू विल हैव टू कॉल इट। कहने का मतलब क्या होता है कि डिफिनीशन पहले और कॉलिंग, यानी हम जब कॉल करेंगे वो बाद में होता है, पहले डिफिनीशन कॉल बाद में। डिफिनीशन पहले डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन का, और कॉलिंग बाद में होता है उसको, यानी ट्रिगर हम लोग बाद में करते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखा है, ये चीज़ मुझे बहुत कंफ्यूज करती थी, इसकी वजह से मैंने टेबल बना रखा है कि किसके लिए हम लोग कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं। हालांकि लिस्ट के लिए याद करने के लिए मैंने तरीका बता ही दिया था। तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बारे में भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड के बारे में भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। थोड़ी डिक्शनरी के अंदर याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी के अंदर तो हम लोग एड्रेसेस इंडेक्स को यूज करके, इंडाइसेस का यूज करके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम व्हेन वी कम टू डिक्शनरीज, हमें वहाँ पर कीज का यूज करके एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है।
यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, बस समरी दिया गया है ताकि ये यूनिट और अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर पाएँ। थोड़ी कन्फ्यूजिंग यूनिट थी, लेकिन मैंने इसको बहुत 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 आसान बनाने की कोशिश की है, इस तरीके से कि मैं भी इसको आसानी से रिवाइज़ कर सकूँ, समझ सकूँ अगर मुझे वापस से यहाँ पर आना पड़े तो। थैंक यू अ लॉट। आशा करता हूँ कि वीडियोज़ आपको अच्छी लगती होंगी। पूरी मेहनत करता हूँ कि आपको वीडियो जैसे बनाई जाएँ ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। बाकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एज़ यूजुअल। थैंक यू अ लॉट। पाइथन यूनिट 4 की क्विक शॉर्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस यूनिट को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे और आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने पीवाईक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करें। आप उन्हें कर पाएंगे क्योंकि ये पूरा वीडियो पीवाईक्यू के ही अलाइंड है। इस यूनिट के अंदर फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये यूनिट ओवरऑल क्या एक्सप्लेन करती है। जो फाइल हैंडलिंग होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसका मेन एम ये होता है कि हम लोग डेटा को अपनी फाइल से रीड कर सकें। फाइल्स कैसी भी हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकती हैं, MP4, ये सब सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड ये सारी चीज़ें। फिर हम लोग उसके अंदर बेसिकली फाइल हैंडलिंग के अंदर सेकंड चीज़ जो है उसके अंदर हम लोग डेटा भी अपना पुट कर सकते हैं यानी राइट कर सकते हैं। साथ के साथ उसके अंदर जो स्टोर्ड डेटा है उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। इसको आप रिलेट करिए स्ट्रिंग टपल से, उन्हीं की तरह रिलेट हो रहा है। म्यूटेबल इम्यूटेबल की तरह थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है। रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बेसिकली मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब म्यूटेबल कौन था, इम्यूटेबल कौन था, ये आप याद करने की कोशिश करें। हमने फाइल हैंडलिंग की इंट्रोडक्शन को समझ लिया। अब हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग फाइल हैंडलिंग यूज क्यों करते हैं और फाइल मोड के बारे में। सबसे पहले वाई यूज़ फाइल हैंडलिंग। जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं वो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि वोलेटाइल मेमोरी होती है उसके अंदर स्टोर्ड होती है। जैसे ही पावर चली जाती है सारे का सारा डेटा वापस से ख़त्म हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि फाइल हैंडलिंग का हम लोग यूज करके जो भी डेटा रैम के अंदर स्टोर्ड है उसको हम लोग हार्ड ड्राइव या फिर ऐसे बोले तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर मूव कर सकते हैं। साथ के साथ दूसरी स्टेप ये है, दूसरा बेसिकली बेनिफिट या फिर क्यों यूज करने का तरीका है वो ये है कि जैसे बहुत सारे डेटा जैसे विदर एप्लीकेशंस हैं तो उनके लिए जो डेटा होगा वो जब हम कोड कर रहे हैं तो हम डेटा नहीं लिख पाएंगे। हमें एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करना होगा एनालिसिस के लिए, तो उसके लिए हम लोग फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। फिर होता है लार्ज इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको हम लोग अगर अपने कोड के अंदर स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो हमारा कोड बहुत बड़ा बल्कि हो जाएगा जिसकी वजह से वो स्लो हो जाएगा। तो ऐसे समझो कि एक हमारे पास बहुत बड़ा पहाड़ है, उसका कुछ छोटा-सा पहाड़ के टुकड़े को हम लोग लेकर के आएँ, उसके ऊपर हम लोग अपनी पूरी एनालिसिस करेंगे, वो हम अपने पास भी रख सकते हैं, यानी स्टोर डेटा परमानेंटली। साथ के साथ और जो हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, उसके हम लोग छोटे डेटा को ले लिया एनालिसिस के लिए, साथ के साथ उस छोटे से पहाड़ के टुकड़े के बेसिस पर हम लोग एनालिसिस कर पाएँगे, यानी लार्ज इन्फॉर्मेशन को हम लोग ईज़िली प्रोसेस कर पाएँगे यूजिंग उस छोटे से पहाड़ के टुकड़े को, ठीक है? अब टाइप ऑफ फाइल मोड की बात करें तो जो मेन होता है वो होता है आर यानी कि रीड फाइल जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। फिर आता है डब्ल्यू यानी कि राइट फाइल, यानी जब फाइल होता है उसको हम लोग रीड करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। राइट करने के लिए उसके अंदर कुछ डब्ल्यू यूज़ कर सकते हैं। ए यानी अपेंड डेटा, एड टू एंड जो कि हमने लिस्ट के अंदर पढ़ा था। आर प्लस जो कि रीड प्लस राइट दोनों ऑपरेशन के लिए, और बी यानी कि बाइनरी मोड के लिए यूज कर सकते हैं। डब्ल्यू मोड जो होता है वो बेसिकली ओल्ड कंटेंट को पूरी तरीके से डिलीट कर देता है और नया डेटा उसकी जगह पे लिख देता है। तो फाइल हैंडलिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। इसको मैं टपल स्ट्रिंग लिस्ट जो हमने पढ़ रखा है उससे रिलेट करता करता चलूँगा तो आपके लिए ईजी होगा। अभी तक जो हमने समझा उसको तो मैंने रिलेट किया कि स्ट्रिंग टपल के अंदर भी हम लोग अपडेशन वगैरह कर सकते हैं। तो वहीं फाइल्स जो हैं उनको एक ही बार में न स्टोर करके हम लोग उनके छोटे अमाउंट को यूज कर सकते हैं, जो कि पहाड़ के एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे हमारे पास फाइल है तो उसको हम लोग ओपन करते हैं। तो ओपन करने का तरीका क्या है कि हम लोग एफ इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन डालेंगे, उसके बाद हम लोग मोड डालेंगे। फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल स्टोर्ड होगी उस पर्टिकुलर फाइल का हम लोग नाम लिखेंगे, साथ के साथ एक्सटेंशन दे देंगे। एक्सटेंशन जैसे कि डॉट टी होता है, ये आपके मोबाइल में भी होता है, डॉट MP4, ये सारी फाइल का बेसिकली नेम। ऑब्वियसली टेक्स्ट फाइल वगैरह के अंदर हम लोग अपडेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हमें फाइल को ओपन करना है रीड या राइट करने के लिए तो जैसे समझो एफ इज इक्वल टू ओपन। अब जैसे मेरे लैपटॉप के अंदर एक फाइल है, मान लेते हैं पाइथन डॉट टेक्स्ट, यानी कि पाइथन का एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का फाइल है। तो हमने ओपन पाइथन डॉट टेक्स्ट यूज किया, उसके बाद डब्ल्यू लिख दिया यानी कि राइट, या फिर अगर रीड करना है तो आर लिख देंगे जो कि हमने पहले पढ़ा फाइल मोड के अंदर। आर यानी कि रीड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मोड होता है, डब्ल्यू यानी कि राइट। और राइट वाले में मैंने पहले भी बोला था, वापस बोलूँगा, पूरे का पूरा डेटा इरेज करके नया डेटा वहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो इफ़ बेसिकली क्या होता है, इसको हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट या फिर हैंडलर बोलते हैं, जहाँ पर कि डेटा डॉट टेक्स्ट जो है वो हमारा फाइल नेम अलॉन्ग विद एक्सटेंशन, और डब्ल्यू और आर जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने किस चीज़ के लिए फाइल को ओपन किया है, रीड करने के लिए या फिर राइट करने के लिए। देखो हम लोग जो बेसिकली रीड और राइट का लॉजिक है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जो ओपन फंक्शन हमने कॉल किया ना, जैसे हमने वहाँ पर कॉल किया था इंटीजर इनपुट
जो लिखा था एंटर अ नंबर जो हमने लिखा था, तो वहाँ पर हमने क्या किया, एक नंबर के लिए इनपुट हमने लिया, यानी कि जो यूज़र होगा वो नंबर को इनपुट करेगा। अब उसको हम लोग इसके अंदर भी रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पर हमने ओपन लिखा, एफ इज इक्वल टू ओपन, जो भी फाइल का टेक्स्ट वगैरह जिस किसी भी फॉर्मेट का है वो हमने लिखा। तो यहाँ पर जो ओपन फंक्शन होता है ना, वो सिंपल जो हमने पाइथन स्क्रिप्ट लिख रखा है उसको फिजिकल फाइल के साथ क्या करता है, लिंक करता है। लिंक इन द सेंस का मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर फाइल को एज एन, ऐसे समझे तो सोर्स की तरह ले आता है, जिसके ऊपर हम लोग अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे राइट मोड की बात करें तो राइट मोड के अंदर क्या होगा कि जब हमने लिखा /w, जो भी हमने एपोस्ट्रोफी जो भी हमने यूज करके, कोट्स बोलते हैं बेसिकली, उसको हम लोग यूज करके w हमने जब लिखा, तो अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो फिर क्या करेगा, सारी की सारी चीज़ें जो उसके अंदर स्टोर्ड हैं इरेज करके उसके ऊपर नया चीज़ जो हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जबकि अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एक नया फाइल क्रिएट करेगा। ठीक है, उसके बाद बेसिकली वो रेडी टू राइट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग राइट कॉल करेंगे, सिंपल जो भी फाइल हमने कॉल किया, जो भी फाइल हमारे पास है, तो जब हमने ओपन यूज किया, स्टेप वाइज बताता हूँ, ओपन यूज किया तो हमारा जो कोड हमने लिख रखा है, जो स्क्रिप्ट है, उसको फाइल से रिलेट करेगा। उसके बाद जब हम डब्ल्यू लिखेंगे तो उसको ले करके आएगा। अगर उस फाइल में पहले से कुछ रिटर्न है तो उसको इरेज करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि अगर फाइल हमारे पास नहीं है तो वो एक नया फाइल बनाएगा। उसके बाद वो फाइल राइट करने के लिए तैयार हो जाएगी। जबकि जब हम लोग आर यानी कि रीड की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर हमारे पास फाइल एग्जिस्ट करेगी तो वो फाइल ऑब्वियसली हमारे पास आ जाएगी, बोलेगी चलिए पढ़ लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो फाइल हमारे पास नहीं होगी तो हमें एरर मिल जाएगा, फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि वो फाइल है ही नहीं। रीड का ऑपरेशन का सिंपल मतलब क्या हुआ कि किताब लेकर के आओ, हम लोग उससे पढ़ लेंगे, ये हुआ। जबकि राइट का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ लिखना है, जैसे होमवर्क बनाना है। अगर हमारे पास कॉपी नहीं है तो पहले कॉपी खरीदना पड़ेगा, फिर उस पर हमें राइट करना पड़ेगा, होमवर्क बनाना पड़ेगा। रीडिंग और राइटिंग जो है उसको आप सीओए के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, रीड और राइट ऑपरेशन जो कि मेमोरी से सीपीयू और सीपीयू से मेमोरी की तरफ होते थे, उसी को आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। जो रीडिंग है ना, उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से, एक्चुअल फाइल से हमारे अपने प्रोग्राम की तरफ। जबकि राइट जो होता है, हमने पढ़ा ना कि इसके अंदर पूरा डेटा इरेज कर देते हैं, फिर से हम राइट करते हैं और उसको हमारा फाइल अपडेट हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि राइटिंग जो होता है वो पुश करता है डेटा को हमारे प्रोग्राम से फाइल की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग या फिर लिस्ट, ये हमेशा मेंशन करने की ज़रूरत होती है, वो मैं आगे बताऊंगा। जो हमने रीड और राइट कॉल किया, जैसे हमने फाइल डॉट टेक्स्ट लिख करके फाइल के फॉर्मेट के अनुसार, उसके बाद क्या हुआ कि रीडिंग और राइटिंग के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग केवल रीड लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोग पूरे के पूरे फाइल के कंटेंट को रीड करेंगे। जबकि रीड लाइन का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई एक लाइन एक बारी में पढ़ा जाएगा। जबकि रीड लाइन्स क्या होते हैं कि सारे के सारे लाइन्स को हम लोग रीड कर लेंगे और हमें एक लिस्ट के रूप में रिटर्न हो जाएगा। जो मैंने पढ़ा ना कि हमेशा जो हम फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके केस में स्ट्रिंग मिलेगी या लिस्ट, उसको यहाँ पर समझने की है। रीड के अंदर सिंपल हम लोग पूरे के पूरे फाइल को रीड कर लेंगे। रीड लाइन के अंदर क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन को यूनिकली रीड करेंगे। रीड लाइन्स के अंदर क्या करेंगे, पूरे के पूरे लाइन्स को रीड करेंगे और हमें एक लिस्ट एज एन आउटपुट बोले तो रिजल्ट मिल जाएगा। राइटिंग मेथड की बात करें तो राइट का मतलब क्या होता है, जो भी बेसिकली राइट ऑपरेशन, जब हमने बोला ना फाइल को जब हम लोग ओपन करेंगे उसके बाद अगर फाइल नहीं है तो उसको क्रिएट करेंगे, और अगर फाइल है तो इरेज ऑल द डेटा, और उसके बाद फाइल इज रेडी फॉर राइटिंग। तो यहाँ पर हो गया वही। तो जो राइट जब हम लोग कॉल करेंगे ना तो इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग का डेटा हम लोग देंगे वो फाइल के अंदर राइट कर देंगे। ठीक है, पुश जो ऑपरेशन हमने पीछे पढ़ा, पुश। राइट लाइन्स का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग मल्टीपल लाइन्स यानी अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हम लोग यूज कर सकते हैं इसके अंदर। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग फाइल को ओपन करेंगे, उसके बाद हम लोग जब राइट लाइन्स का यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हम लोग उसके अंदर पुश कर पाएंगे यानी राइट कर पाएंगे। ठीक है, तो लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, ये सब चीज़ें मैंने पहले पढ़ा रखी हैं। ये अगर आप नहीं देखे हैं तो आपके लिए कन्फ्यूजन होगी। क्लोज की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि सिंपली हम लोग फाइल को क्लोज कर देते हैं। इसके बारे में भी मैंने पहले पढ़ाया था कि इसकी वजह से हो जाएगा क्या कि मेमोरी जो लीकेज होती है वो अवॉइड हो जाएगी, यानी हम उसको फिक्स कर पाएंगे। अब देखो हम लोग समझ लेते हैं थोड़े डिटेल में। सबसे पहले हमने राइटिंग डेटा। अब सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है, एफ इज इक्वल टू ओपन फाइल डॉट टेक्स्ट हमने लिखा, जो भी डेटा डॉट टेक्स्ट, उसके बाद राइट। यानी सबसे पहले हमें क्या बताना है कि जैसे सिपाही है, सबसे पहले लाइट लेकर के आएगा, उसको हम ये बताएंगे कि हम चोर नहीं हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने घर की तरफ मूव करेंगे, या फिर बोलेंगे कि मेरा घर यहाँ पर है, उसके बाद हम लोग घर की तरफ मूव करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले हम लोग फाइल को ओपन करेंगे, उसके बाद हम लोग ये बताएंगे कि हम लोग उसको राइट करना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये हो गया, सिपाही को हमने बता दिया कि मेरा घर यहाँ पर है, मैं घर के अंदर जाना चाहता हूँ। उसके बाद जब हम लोग घर पर जाएंगे तो जो काम होगा अपना वो हम लोग करेंगे। तो वहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है एफ डॉट राइट लाइन्स, यानी हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स जो होगा वो हम लोग क्या करेंगे, अपनी फाइल के अंदर राइट कर देंगे, फ्रेश न्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, जैसे हमने हाई लिखा फिर हमने पाइथन लिखा, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। यानी सबसे पहले हम लोग हाई एज ए स्ट्रिंग हम लोग पुश कर रहे हैं और फिर पाइथन एज एन स्ट्रिंग हम लोग पुश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्लोज किया तो एफ डॉट क्लोज, यानी कि हम लोग क्लोज कर देंगे। हम लोग ये राइट करने के बाद एफ डॉट क्लोज लिख देंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि हमने सबसे पहले फाइल को ओपन किया राइट करने के लिए, उसके अंदर राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, किसका यूज करके,
राइट लाइन का, जो कि बेसिकली क्या करता है, पुश करता है। हमने पढ़ा ना कि रीड के अंदर क्या होता है, एक्सट्रैक्शन, और जो राइटिंग होता है उसके अंदर पुश ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हाई और पाइथन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हमने क्या किया कि अपने फाइल के अंदर राइट कर दिया, उसके बाद हमने उसको क्लोज कर दिया। क्लोज का मतलब क्या हुआ कि अब उसके अंदर कोई भी अपडेट अगर कोई करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो मेमोरी लीकेज है उसको हम लोग फिक्स कर पाएंगे। अब क्या होगा, अगर हम लोग जैसे कॉल करते हैं रीड करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑपरेशन हमने ऊपर परफॉर्म कर लिया। जब हम राइट के लिए हो चुके हैं कंप्लीट, उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया। अब हम उसको रीड करना चाहते हैं तो वहीं करेंगे f इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टेक्स्ट, और फिर हमने r लिख दिया, यानी हम लोग अपनी फाइल के ऊपर रीड ऑपरेशन अब परफॉर्म करना चाहते हैं। वहीं सिपाही को हमने बता दिया कि मेरा घर यहाँ पर है। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट f डॉट रीड, हमने क्या किया, उसको रीड किया, और प्रिंट जो भी फाइल को हम लोग रीड करेंगे उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको एज एन आउटपुट हम लोग ले लेंगे यहाँ पर। फिर हमने f डॉट क्लोज कर दिया। f डॉट क्लोज करना जरूरी है जब हमने फाइल को ओपन किया है केवल W और R लिख करके। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम उसके बाद अगर कोई भी अगर प्रोग्राम को अगर चाहे ना तो एडिट करना चाहे उस फाइल के अंदर तो नहीं कर पाएगा। मेमोरी लीकेज का मतलब यही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो राइट लाइन्स हमने लिख रखा है ना उसके अंदर नई लाइन्स अपने आप ऐड नहीं होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमने लिखा है ना सबसे ऊपर वाले चीज़ में कि f डॉट राइट लाइन्स हाई के बाद बैकस्लैश n लिखा है। बैकस्लैश n मतलब क्या होता है, स्पेस, इन द सेंस कि वो हमें नेक्स्ट लाइन के अंदर ले जाता है। स्पेस नहीं, नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन कैरेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये नई लाइन में ऐड कर सबसे ऊपर हाई लिखेगा, फिर उसके बाद फाइल के नीचे पाइथन लिख देगा, फिर उसके बाद अगली नई लाइन में हमारा जो बेसिकली राइट ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होगा। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले हमने राइट किया, फिर उसको क्लोज किया, फिर हमने रीड किया, फिर उसको क्लोज किया, प्रिंट किया, यानी हमें आउटपुट क्या मिलेगा वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है जो मैंने पहले बता दिया है लॉजिक। उसके बाद हमने उसका आउटपुट, और आउटपुट आप देख सकते हैं हाई बैकस्लैश n लिखा था हमने ना, तो बैकस्लैश n की वजह से क्या हो जाएगा, अगली लाइन पाइथन, और उसके नीचे अगर कुछ हम दोबारा लिखेंगे ना तो वो अगली लाइन में थर्ड लाइन नीचे लिखी जाएगी हाई पाइथन के नीचे। अब हम लोग विथ स्टेटमेंट और फाइल पॉइंटर के बारे में समझ लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया ना कि हम लोग रीड के लिए कॉल करेंगे या फिर फाइल को जब एक्सट्रैक्ट करेंगे रीड ऑपरेशन के लिए, उसके बाद हमें उसको क्लोज करना होगा। तो जो भी स्टेटमेंट होता है ना ये क्या करता है, अपने आप फाइल को क्लोज कर देता है। हमें एक्सप्लिसिटली यानी अपनी साइड से मैन्युअली क्लोज लिखने की जरूरत नहीं होती। जो हमने लिखा ना f डॉट क्लोज, वो फाइल पॉइंटर क्या होते हैं, ये एक ऐसे समझो कि पॉइंटर के बारे में हमने सी लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ा था। तो पॉइंटर क्या होते हैं, एक करंट लोकेशन को पॉइंट करते हैं और बताते हैं कि फाइल के अंदर, जैसे मान लो हमने पॉइंटर बोला कि ये पॉइंटर इस चीज़ को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक हमने स्पेसिफाई किया है जिस पर्टिकुलर लोकेशन को, उसको फाइल के अंदर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। फाइल पॉइंटर इसका नाम है। इसकी वजह से फाइल के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन बाइट पोजीशन को पॉइंट करेगा। कुछ क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं विथ स्टेटमेंट और सीक फंक्शन के बारे में, ये हम लोग अभी समझ लेते हैं। हमने पढ़ा ना विथ जब यूज करेंगे तो उसके केस में हमें बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो मैं अगली पेज में अगले कुछ थोड़ी देर में आपको समझा देता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम लोग विथ के बारे में और थोड़े डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने ये समझा कि ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से मेमोरी लीकेज को हम लोग पूरी तरीके से अवॉइड कर पाएंगे। जब f डॉट क्लोज लिखते थे तो वो मैनुअल काम था, जिसके केस में मेमोरी लीकेज तो अवॉइड कर पा रहे थे लेकिन वो हमें खुद लिखना पड़ रहा था। बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा, f डॉट क्लोज हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली हमारा जो कोड होगा वो छोटा होगा और अच्छा रीडेबल होगा, यानी क्लियर सिंटेक्स हो जाएगा, क्लीनर, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा गया है। फिर आता है सिफर कोड, यानी अब क्या हो जाएगा कि हम बिना किसी टेंशन के, अब एफ डॉट क्लोज हर जगह लिखना वो मैनुअल काम होता है ना, जो ह्यूमन काम करते हैं उसके अंदर एरर आने की पॉसिबिलिटी हमेशा ही होती है। जबकि हम लोग विथ जब यूज करेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है। एज अ मशीन इट विल ऑलवेज टेक केयर कि जो फाइल हमने ओपन किया है वो क्लोज हो जाए जब हमने विथ यूज किया है तब। उसके बाद जो आता है पॉइंटर विथ सीक, यानी सीक जो होता है, जो विथ के बारे में तो हमने पढ़ लिया डिटेल में कि ये फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देती है, जिसके कारण मेमोरी लीकेज को हम लोग प्रॉपरली फिक्स कर पाते हैं। लेकिन जो सीक होता है उसका मेन चीज़ क्या होता है कि जैसे सीक इंडेक्स हम लोग लिखेंगे ना, हमने सबसे पहले पढ़ा फाइल पॉइंटर के बारे में। फाइल पॉइंटर के अंदर क्या होता है कि पॉइंटर विथ सीक जब होगा, सीक का मतलब क्या होता है, स्केप करना। तो सीक सिंपली क्या करेगा कि सीक के बाद हम लोग जो उसके अंदर इंडेक्स लिखेंगे ना वहाँ पर वो क्या करेगा, पॉइंट करने लगेगा। जैसे पॉइंटर किसी पर्टिकुलर फाइल लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, जैसे मान लेते हैं 2000 को पॉइंट कर रहा है, हमने लिखा सीक 3000, तो वो क्या करेगा, नए लोकेशन पे क्या करेगा, मूव कर पाएगा, ठीक है। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है कि हम लोग किसी स्पेसिफिक पार्ट को रिपीटेडली अगर रीड करना चाहें तो उसको हम लोग रीड कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंटर जो है वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन को ही तो पॉइंट कर रहा है। अब हम लोग विथ को यूज कर लेते हैं, साथ के साथ सिक को भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जो फाइल है उसका नेम है डेटा डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट की फाइल है जो कि हेलो को कंटेन कर रही है। हमने शुरुआत में पढ़ा एफ इज इक्वल टू ओपन, उसके बाद हमने लिख रखा था, लेकिन यहाँ पर विथ के यूज के साथ हमें ऐसे लिखना पड़ता है कि विथ ओपन डेटा डॉट टेक्स्ट रीड ऑपरेशन के लिए एज एफ हमने कॉल किया। अब विथ हमने यूज कर लिया, अब दोबारा नहीं दोहराऊंगा विथ हमने क्यों यूज किया है, विथ के एडवांटेजेस क्या है। एफ डॉट सिक टू जब हमने बोला तो यानी कि क्या हो जाएगा, इंटरनल जो कर्सर है, जो फाइल पॉइंटर है वो कहाँ, लोकेशन 2 पर
पॉइंट करने लगेगा। लोकेशन बोलो, इंडेक्स बोलो, एड्रेस बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड जब हमने कॉल किया तो ये क्या हो जाएगा कि नया जो कर्सर पोजीशन है जहाँ पर जो पॉइंट कर रहा है वहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, प्रिंट मतलब वहाँ पर हमारा डेटा मतलब क्या करना स्टार्ट कर देगा, रीड करना स्टार्ट कर देगा नए लोकेशन से, क्योंकि जो पॉइंटर है वो क्या कर रहा है, नए लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। फिर हमने क्या कॉल किया, प्रिंट डेटा, यानी हम लोगों ने डेटा को क्या करना चाहा, प्रिंट करना चाहा, उस पर्टिकुलर डेटा के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी। अब रीड कहाँ से करेगा, उस सेकंड लोकेशन से रीड करेगा। जैसे हमने पिछले यूनिट में भी पढ़ रखा था, 0 लोकेशन पे 1 स्टोर्ड है, 1 लोकेशन पे 2 पढ़ रखा था ना लिस्ट के अंदर। थोड़ा मैं रिलेट कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो वहीं यहाँ पर हमने किया कि एफ डॉट सिक टू यानी सेकेंड लोकेशन पर हमारा इंटरनल पॉइंटर मूव कर गया। अब उस पर्टिकुलर सेकेंड लोकेशन से जो भी वैल्यूज स्टोर्ड होंगी वो डेटा के अंदर मूव कर जाएंगी, और फिर हमने प्रिंट डेटा कॉल किया है, यानी डेटा एज एन आउटपुट हमें क्या देगा वो हम लोग अगली पेज में समझेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने एफ डॉट क्लोज यहाँ पर लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हमने विथ का यूज किया है। और सीक क्या करता है, वो किसी इंडेक्स पोजीशन पे, एड्रेस पोजीशन पे हम लोग को जंप करने में हेल्प करता है। जो हमने डेटा डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर किया था स्ट्रिंग हेलो ना, उसको हमने क्या किया, सबसे पहले विथ ओपन किया, फिर हमने उसके ऊपर सीक पॉइंटर का यूज किया। सीक पॉइंटर के बारे में समझ में आती हैं बातें, नहीं समझ में आती हैं, समझ में आती होंगी, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया भी है कि सीक, उसके बाद हम लोगों ने इंडेक्स लिख दिया, यानी उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे अपने को जंप करना है। अब जो सीक पॉइंटर है वो कहाँ आ जाएगा, 2 लोकेशन पे। सबसे पहले मैंने बताया था ना 0 लोकेशन से स्टार्ट होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है पाइथन के अंदर, तो वो नेगेटिव के बेसिस पे चलता है, वो -1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जैसे 0 लोकेशन पे एच स्टोर्ड है, 1 लोकेशन पे स्टोर्ड है, 2 लोकेशन पे एल स्टोर्ड है, 3 लोकेशन पे एल स्टोर्ड है, 4 लोकेशन पे 0 स्टोर्ड है। अब जब हमने डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड किया तो अपने आप क्या हो जाएगा, कर्सर कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, वो एल पर पॉइंट कर रहा है। और फिर हमने क्या किया कि प्रिंट डेटा किया, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, एल एल ओ। समझ में आ रही है बात, क्योंकि जो पॉइंटर है वो किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है 2 लोकेशन को, और 2 लोकेशन पे क्या स्टोर्ड है, एल। उसके बाद सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंट कर दिए जाएंगे। तो छोटी बात बता देता हूँ कि विथ जो होता है वो सिंपल यूज हमने इसलिए किया ताकि हम लोग फाइल को क्लोज ना कर सकें, और सीक जो होता है, सीक का मतलब होता है भागना, एस्केप करना। हम लोग किसी पर्टिकुलर नए लोकेशन पे एस्केप कर सकते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें किसी पर्टिकुलर एड्रेस की वैल्यू को बार बार प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये हुआ रीड राइट ऑपरेशन के बारे में मैंने समझा ही दिया कि अलग अलग ऑपरेशंस का कैसे काम कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ख़त्म हुआ ये। यहाँ पर मैंने सारे डिटेल डिस्कशन को छोटे समरी के पेज में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बिल्ट इन फंक्शंस या फिर बिल्ट इन फाइल फंक्शन जो होते हैं उसके अंदर हम लोग 2 और भी दे सकते हैं। यहाँ पर जो दिया है रीड लाइन्स, राइट लाइन्स तो दिया ही है, साथ के साथ हम लोग इसके अंदर सीक और क्लोज भी लिख सकते हैं। सीक के बारे में भी समझ गए, और क्लोज जो होता है वो भी समझ गए। क्लोज जो कि मैन्युअली हमने यूज किया ताकि मेमोरी लीकेज को अवॉइड कर सकें। ये 3 प्रोग्राम्स हैं, आप इन्हें देख करके समझ सकते हैं, वरना मैं इसके ऊपर एक लेक्चर लेकर के आऊँगा जिसमें ये प्रोग्राम्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे क्या ये वर्क कर रहे हैं डिटेल में, जैसे हमने पिछले यूनिट के प्रोग्राम्स को भी समझा था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पाइथन यूनिट 5 की क्विक शॉर्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और हम लोग अच्छे से इस यूनिट को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। पाइथन पैकेजेज एंड मॉड्यूल्स, जो पाइथन की पैकेजेज होती हैं वो सिंपली एक ऐसी फोल्डर होती हैं जिनके अंदर बहुत सारे पाइथन की फाइल्स यानी कि मॉड्यूल्स कंटेंट होती हैं। ऐसे समझो जैसे कि स्कूल हो गया, स्कूल के अंदर हम लोग समझते हैं कि जैसे मैथ्स डॉट पी वाई हमने लिख रखा है, साइंस डॉट पी वाई, ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मैथ्स डॉट पी वाई और साइंस डॉट पी वाई जो है वो क्या है, स्कूल की एक कंपोनेंट है। तो जो कंपोनेंट होंगे उनको हम लोग मॉड्यूल बोलेंगे, और जो ओवरऑल स्कूल जो है वो क्या है, एक पैकेज है, ठीक है। इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है इसका सिंपल हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि हमारा जो कोड हो उसकी रीयूजेबिलिटी हमें मिले। कैसे हम लोग समझेंगे, साथ के साथ क्लीन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमें प्रॉपरली कोड के बारे में बहुत सारी चीज़ें ना लिखनी पड़े, हम लोग सिंपली पैकेजेज का यूज कर सकें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है मॉड्यूल और पैकेज, ये तो डिफरेंस पता चला गया कि मॉड्यूल जो होता है वो पैकेज के अंदर कंटेंट होता है। एक बड़े डब्बे के अंदर बहुत सारे छोटे डब्बे जो होते हैं, छोटे डब्बों को हम लोग मॉड्यूल बोलते हैं और बड़े वाले डब्बे को हम लोग पैकेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एक कोड लिख रखा है, इसके अंदर लिखा है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट SQRT हमने लिख रखा है। तो यहाँ पर जो मैथ है वो पैकेज है, और SQRT जो है वो सिंपली क्या है, हमारा मॉड्यूल है, ठीक है। क्योंकि SQRT या फिर स्क्वायर होगा या फिर क्यूब रूट होगा, ये सारे क्या होंगे, मैथ पैकेज के अंदर मॉड्यूल्स होंगे। ऐसे समझो कि मैथ के अंदर बहुत सारे कैलकुलेशन किए जा सकते हैं, वो सारे कैलकुलेशन मॉड्यूल्स हैं, और मैथ ओवरऑल एक पैकेज है। हमने लिखा प्रिंट स्क्वायर रूट 25, यानी 25 का हमने स्क्वायर रूट निकाला, जो कि हमने क्या किया, 5 हमें 5.0 अगर बोले तो हमें मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात वो ये है, देखो कि यहाँ पर जो मैथ है वो हमने क्या इसको कंसिडर किया, पैकेज कंसिडर किया, और
हमने क्या किया, सिंपली हमने इंपोर्ट किया स्क्वायर रूट को। लेकिन अगर हम लोग इसको न यूज करते हैं, हम लोग अगर फंक्शंस क्रिएट करके करते हैं, तो उसके लिए हमें कोड बहुत बड़ा लिखना पड़ता है। हमें फंक्शन डिफाइन करना, वो किस प्रकार से काम करता है उसको हमें डिफाइन करना पड़ता है, तब जा करके हम लोग इसको करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो पैकेजेज एंड मॉड्यूल्स होते हैं उनका ऐसे समझे कि बिल्ट इन कोड होते हैं, जिनका हम लोग सिंपली यूज कर सकते हैं। अगर अच्छे तरीके से बोलें तो रीयूज कर सकते हैं, जिसके कारण हमें काफ़ी अच्छे तरीके से कोड जो होगा वो क्लीन दिखेगा, नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जो पैकेज है उनके अंदर क्या हो गया, जो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1.py, मॉड्यूल 2.py, ये क्या है, कंटेंट है। समझ में आ गई बात। अब हम लोग पाइथन के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर होती हैं, जहाँ पर कि हम अपने कोड को लिख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, यानी उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, और अपने कोड को हम लोग रन यानी कि एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं। की फीचर की बात करें और टाइप्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले की फीचर क्या होता है कि जब अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर जो कोड लिखा होगा वो अलग अलग कलर्स किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें सी लैंग्वेज के अंदर, जब हम यूज करते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की, तो उसके अंदर कीवर्ड्स जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, ये सारे जो होते हैं वाइट कलर के होते हैं। ये सारे ही वाइट कलर के होते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो हमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमें अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग चीज़ों को, ताकि हम लोग अगर कोड को देखें तो इजीली आइडेंटिफाई करें कि हमने अपने कोड के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज की हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स हाईलाइटिंग। डिबगिंग का मतलब क्या होता है कि फाइंड करना एरर को और उनको फिक्स करना। अब कुछ पॉपुलर आईडीई जो पूछे जाते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो है PyCharm यानी कि पाइकार्म बोल सकते हैं। फिर बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड जो कि काफ़ी पॉपुलर है। फिर IDLE, और फिर आता है जुपिटर। यानी इनके अंदर हम लोग अपने कोड को लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे IDLE यानी आइडियल की बात करें तो उसको क्या होते हैं, मतलब ये जो विजुअल स्टूडियो ये सब क्या है, आईडीईज हैं। अब जैसे IDLE जो है वो क्या होता है, बिल्ट इन। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स पहले से बिल्ट इन होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बेसिक होता है और प्योर बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट होता है। जबकि विजुअल स्टूडियो कोड ये काफ़ी लोगों ने यूज भी कर रखा होगा। सी लैंग्वेज का कोड भी हम लोग इसके अंदर लिखते हैं, यानी सी लैंग्वेज के लिए भी ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की तरह काम कर सकता है। तो जो विजुअल स्टूडियो कोड के लिए जो होते हैं आईडीईज, वो क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं और बहुत सारे एक्सटेंशंस का यूज करते हैं, और पॉपुलर काफ़ी ज़्यादा है। पॉपुलर इतना है कि मैंने भी इसको खुद ही यूज किया है, मैं इसके बारे में जानता हूँ। फिर आता है पाइकार्न, जो कि बेसिकली क्या होता है, हैवी वेट होता है, जो कि लार्ज यानी कि प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझो कि हमने जो कोड लिखा उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने डिबगर तो यूज किया, लेकिन जहाँ पर जो कोड लिखा गया है वो जैसे इस डायग्राम में शो किया गया है, वो बेसिकली क्या है, एक हमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, सॉफ्टवेयर है वो। अब हम लोग जो हमें पाइथन पैकेजेज हमने पढ़ा, तो उसके अंदर हम लोग मैटप्लॉट लाइब्रेरी के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसका कि हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सिंपल हमने ये समझा कि क्यों हम लोग पैकेजेज का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें रीयूजेबिलिटी मिलती है, साथ के साथ हमारा जो ओवरऑल कोड होता है वो काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो जो मैटप्लॉट लाइब्रेरी है वो बेसिकली क्या है, इसका सिंपल यूज होता है बार ग्राफ्स और लाइन ग्राफ बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे 2D जो होते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो लाइन प्लॉट होती है वो बेसिकली ट्रेंड ओवर टाइम शो करती है, जो कि लेफ्ट साइड में ग्राफ शो किया गया है ब्लू कलर के अंदर। जबकि बार चार्ट जो होती है वो डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से वैल्यूज को कंपेयर करती है। ठीक है, अब कोड को समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, इम्पोर्ट मैट प्लॉट लाइब्रेरी डॉट पी वाई एल ओ टी एस पी एल टी। ये हमने क्या किया कि इंपोर्ट किया है पैकेज को। ठीक है, उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू दी और उसके करस्पॉन्डिंग हमने वाई की वैल्यू दी। यानी जब एक्स की वैल्यू 1 तो हमें 5 चूज करना है वाई का, जब एक्स की वैल्यू 2 तो वाई का वैल्यू 7 चूज करना है। ये हमने लिख दिया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर हमने लिखा पी एल टी डॉट बार एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में हमें बी ए आर यानी कि बार चार्ट देना चाहिए, मतलब बार चार्ट मिलेगा। और पी एल टी डॉट PLOT हम लोग लिखेंगे तो हमें बेसिकली क्या मिलेगा, ऐसे जो लेफ्ट साइड में प्लॉटेड जो है वो हमें मिलेगा, जो कि बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, ट्रेंड को शो करने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम लोग लाइन प्लॉट भी बोलते हैं। और फिर हमने लिखा है PLT.show, यानी कि जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है, जो बेसिकली प्लॉट हुआ है पाइथन के अंदर, उसको हमें शो करना है। ठीक है, तो हमें ग्राफ मिल जाएगा। हमने यहाँ पर बार ग्राफ प्लॉट करवाया है, तो वो जो राइट साइड में ग्राफ आपको दिख रहा है ये वैसा प्लॉट होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मैट प्लॉट लाइब्रेरी के बारे में, जो भी एडवांस्ड जो भी प्लॉटिंग हमें करनी होगी उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने जब बेसिक पढ़ा, तो बेसिक में हम लोग क्या कर पाएंगे, कुछ बेसिक काम कर पाएंगे, जिसके अंदर हमने प्लॉट किया था लाइन ग्राफ, और हमने ये जो लाइन प्लॉटिंग थी उसके बारे में किया, और ये बार ग्राफ के बारे में हमने समझा। अब यहाँ पर हम लोग एडवांस्ड के अंदर क्या समझेंगे, जो बेसिकली इसके अंदर की फीचर्स आएंगे वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि सबसे पहले हम स्कैटर का यूज कर सकते हैं, जो कि PLT डॉट स्कैटर, जो कि बेसिकली क्या करेगा, डेटा पॉइंट के बीच का रिलेशनशिप शो करेगा।
जो कि यहाँ पर शो किया गया है। फिर आता है पाई, यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जब हम जैसे हमने यूज किया था ना PLT.plot यूज किया था, या फिर PLT.bar हमने यूज किया था, उसी तरीके से हम लोग इनका भी यूज कर सकते हैं। किसके अंदर, जैसे हमने इंपोर्ट लिखा था तो हमने क्या किया, वहीं हमारे पास पैकेज है, उस पैकेज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स का हम लोग अपने लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर यही एक्सप्लेन किया गया है। फिर आता है हिस्टोग्राम PLT.HIST जो कि हमने यहाँ पर यूज किया है। फिर एरिया PLT.fill, ये हो गया जो पहला है स्कैटर वाला हमने यूज किया। यहाँ पर ये हो गया एरिया फिल वाला, ये हो गया पाई चार्ट वाला। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर बेसिकली आता है लेवल्स। लेवल्स का मतलब हम लोग अभी समझने वाले हैं, जिसके अंदर एक्स लेवल हम लोग बोल सकते हैं, वाई लेवल, टाइटल और लीजेंड, ये सारे हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे समझते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा PLT.py, यानी यहाँ से क्या समझ में आया कि प्लॉट पाई चार्ट हमें प्लॉट करना है, ठीक है। उसके अंदर हमने वैल्यूज का फीड इन की 30 और 40 हमने फीड इन किया। अब यहाँ पर पाई चार्ट के अंदर जो भी वैल्यूज फीड इन की जाती हैं वो किसके अंदर की जाती हैं, परसेंटेज के अंदर की जाती हैं, और वहीं वैल्यूज को हमने यहाँ पर फीड इन किया है। हमने जब इन वैल्यूज को फीड इन कर दिया, फिर हमने लेबल्स दे दिया A और B, यानी जो 30 वाली वैल्यू है उसका लेबल A दे दिया, और जो 40 वाली वैल्यू है उसको हमने B दे दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा कि जो PLT टाइटल, यानी जो तुम प्लॉट कर रहे हो उसका टाइटल क्या होगा, हम लोग दे देंगे इसको नाम माई पाई, इसका नाम हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पर प्लॉट किया है। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, हम बनाएंगे एक पाई चार्ट। उसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं, जैसे एक हो जाएगा थोड़ा कम, ये हो गया 30% और ये हो गया 40%। बाकी हम लोग इसको लेबल कर देंगे A और B, ऐसे बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, लेबल। तो पाई चार्ट प्लॉट करने के लिए यूज किया। यहाँ पर हम लोग हिस्टोग्राम भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग एरिया फिल भी यूज कर सकते हैं, जो ऐसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर। या फिर हम लोग इसको जो हमने यूज किया स्कैटर, यानी कि जो प्लॉटिंग है वो हम लोग डॉट्स इसके टर्म्स में भी कर सकते हैं, एक्स और वाई के बीच के रिलेशनशिप को। अब हम लोग नमपी यानी कि न्यूमेरिकल पाइथन के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। जैसा कि नाम बता रहा है, इसको हम लोग किस लिए यूज करेंगे, फास्ट न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के लिए और मल्टी डायमेंशनल अरे प्रोसेसिंग, यानी कि हम लोग इसका यूज करके कंप्यूटेशंस करा सकते हैं, साथ के साथ हम लोग अरे पास कर सकते हैं इसके अंदर, जो कि हम लोग अरे स्टोर कर सकते हैं। और ये अरे जो हो सकती है 1D हो सकती है, 2D हो सकती है, या फिर n डायमेंशनल अरे भी इसके अंदर मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं। किसके थ्रू, नमपी एक पैकेज को यूज करके उसके अंदर हम लोग इन वैल्यूज को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे समझो कि एक पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो उनके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज को पास कर सकते हैं, और साथ के साथ मल्टी डायमेंशनल अरे को पास कर सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए। कैसे हम लोग समझते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड पाइथन की लिस्ट होती हैं, जो लिस्ट हम लोग बनाते हैं, उनकी कंपेरिजन में क्या होती है, फास्टर होती हैं। लिस्ट के बारे में हमने पढ़ रखा है। 1D अरे जो होता है वो क्या होता है, एक सिंगल लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, 1D अरे इसको हम लोग वैसे यहाँ पर बोला है। फिर आता है 2D अरे। 2D अरे का सिंपल मतलब क्या हो गया, 2D अरे को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर सी लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ा होगा, उसके अंदर ऐसे, ये हो गया एक 1D अरे, ये हो गया एक 1D अरे, ये कंप्लीट हो गया अरे, मतलब ये कंप्लीट अरे हो गया। तो सिंपल 2D अरे। फिर आता है हम लोग इसी तरीके से ND अरे भी इसके अंदर पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर 2D अरे 2 बार लिख दिया गया है, लेकिन हम 2D अरे को इसके अंदर पास कर सकते हैं, ठीक है, जिसका यूज हम लोग किसके अंदर करते हैं, AI और डेटा साइंस के अंदर। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारा नमपी है न्यूमेरिकल पाइथन, उसके अंदर कैसे एक्चुअल में हम लोग इसको यूज करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर इंपोर्ट नमपी एस एन पी, यानी नमपी जो हो गया वो हमारे लिए क्या हो गया, एक बोले तो पैकेज हो गया, या फिर लाइब्रेरी जिसको हमने यूज किया है, और उसको हम इंपोर्ट किस नाम से करेंगे, एनपी। यानी जब हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे तो एनपी नाम हम लोग उसके लिए यूज करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हमें 2D अरे क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हमने क्या दिया, AR, उसका नाम दे दिया यहाँ पर, और फिर हमने लिखा NP डॉट अरे, जैसे हमने लिखा था उसके अंदर ना प्लॉट डॉट PLT, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, NP डॉट अरे। अब जब हमने ये लिख लिया तो सिंपली हमने क्या किया है कि पहले पहले रो के अंदर ये स्टोर होगा 1 2, और सेकंड रो के अंदर स्टोर होगा 3 4, रो मेजर फैशन जिसको हम लोग बोलते हैं। रो मेजर फैशन के अंदर ये वैल्यूज स्टोर होंगी, जो कि हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। फिर हमें प्रिंट करना है अरे 0 1, ठीक है। तो जैसे देखो ये हो गया 0 0, जैसे ऐसे समझो इसको, अगर हम रो नंबर दें तो ये 0th रो है और ये फर्स्ट रो है, और यहाँ पर ये 0th कॉलम है और ये फर्स्ट कॉलम है। अब हमें प्रिंट कौन सा वैल्यू कराना है, 0 और 1, यानी कि हमें आउटपुट क्या चाहिए, 2। वही आउटपुट यहाँ पर ली गई है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि हमें ये लिखना पड़ेगा जिसके थ्रू हम लोग इंपोर्ट कर पाएँ, और उसके बाद हमने जब इसको इंपोर्ट कर लिया तो उस पर्टिकुलर पैकेज का यूज करके हमने अरेज को डिफाइन किया। और इसके अंदर अरेज हम लोग क्यों पास करते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं वो स्टैंडर्ड पाइथन लिस्ट से बहुत फास्ट होते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं नमपी जिनके कोर फंक्शंस को, ठीक है। नमपी के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में समझ लिया, न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है। तो जैसे ये बिल्ट इन मेथड होता है, हमने पढ़ लिया कि हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमने सबसे पहले बेसिक जो नमपी के बारे में पढ़ा, उसके बारे में ये समझा कि इसके अंदर हम लोग बेसिकली इसको यूज कर सकते हैं फास्टर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए, या फिर इसको हम लोग यूज कर सकते हैं अरेज को पास करने के लिए। तो अरेज जब हम लोग पास करेंगे तो उसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि अरेज को जनरेट कर सकते हैं, साथ के साथ मैन्युपुलेट अरे को भी कर सकते हैं। सबसे फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर
क्विकली कर सकते हैं, यानी इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं करना होगा। वरना अगर हम एक 1D अरे को नॉर्मल तरीके से डिफाइन करेंगे तो उसको 2D के अंदर जैसे कन्वर्ट करना है तो हमें बहुत सारे मेथड्स डिफाइन करने पड़ेंगे, रोज और कॉलम्स डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि अगर एक 1D अरे तुमने बना रखा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर उसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा रोज और जीरो, मतलब कहने का ये मतलब है कि रोज और कॉलम्स डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे 8 2 3 ऐसे करके कुछ लिखना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर क्या फ़ायदा है वहीं हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि जब हम लोग पाइथन के अंदर जो वेरियस पैकेजेज पाइथन के अंदर प्रेजेंट हैं उनका यूज करके कैसे हम लोग एडवांटेजेज ले सकते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है नंपी के अंदर, सबसे पहले जीरोज और वंस, यानी कि ये क्या करता है, जो भी हमारी अरे है उसको हर एक ऐसे समझे जो भी जितने भी डिफरेंट जो भी डायमेंशन की अरे हमने डिफाइन की कर रखी होगी उस पर्टिकुलर डायमेंशन के हर एक एलिमेंट को वो 0 या 1 से फिल इन कर देगा। फिर आता है अरेंज, यानी कि सिंपली एलिमेंट्स को क्या करता है कि सिक्वेंशियली अरेंज कर देता है। फिर आता है लाइन स्पेस, जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं कि इवनली स्पेस्ड नंबर को अपने अरे के अंदर पुट करने के लिए। ऐसे समझो ना 2D अरे जैसे हो गई तो 1 2 3 रेंज के अंदर पुट कर दिया, 4 5 6 ऐसे फिक्स करने के लिए, और इवनली स्पेस्ड हो गई है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग सम भी यूज कर सकते हैं, मीन भी यूज कर सकते हैं, सॉर्ट भी यूज कर सकते हैं। ये वेरियस ऑपरेशन हैं जिनको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं नंपी के अंदर अपने अरेज के ऊपर या फिर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए। जैसे एक जो है वो रीसेप जो है वो रीसेप क्या करता है, हमारे अरे को डायमेंशन को चेंज कर देता है। यानी अगर अरे हमारी 1D के अंदर है तो उसको हम लोग 2D के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर वो 2D के अंदर है तो उसको हम लोग 3D के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 3D के अंदर अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। 3D के अंदर मान लो कि ये पूरा एक जो बेसिक अरे है उसको हमने डिफाइन किया, फिर उसके अंदर हमें एक 2D अरे को डिफाइन करेंगे और उस पर्टिकुलर 2D अरे के अंदर जाकर के हम लोग 1D अरे को डिफाइन करेंगे। ये सी लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ना था 2D अरे तक, थोड़ा सा मैंने बता दिया। अब जैसे हमने सबसे पहले लिखा इंपोर्ट नंपी को इंपोर्ट करो एज द नेम एनपी, एनपी हमने क्या करवा लिया उसको इंपोर्ट करवा लिया। अब हमने एक अरे उसके अंदर पास किया एनपी डॉट अरे जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6, तो सिंपली वो कुछ नहीं करेगा, ऐसे एक अरे को डिफाइन कर लेगा 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से एक अरे को इसने क्या करना है डिफाइन कर लेना है। फिर हमने क्या लिखा प्रिंट न्यू अरे, यानी अब हम लोग एक न्यू अरे डिफाइन करेंगे। मैंने ये लाइन छोड़ दिया तो न्यू अरे प्रिंट करेगा। तो न्यू अरे के अंदर हमने क्या लिख रखा है, न्यू अरे के अंदर हमने बेसिकली लिख रखा है कि जो न्यू अरे है, जो नई अरे डिफाइंड होनी चाहिए, जो हमने अरे डिफाइन किया था ये तो हमने अरे डिफाइन कर लिया। यहाँ पर न्यू अरे के अंदर क्या हो जाएगा, अरे डॉट रीसेप 2 3, यानी 2 हो गए रोज 3 हो गए कॉलम। तो सबसे पहले हमने ऐसे लिख रखा था 1 2 3 4 5 6 ऐसे नॉर्मल लिख रखा था। ठीक, अब उसको ये क्या कन्वर्ट कर देगा 2 रोज और 3 कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देगा, यानी ऐसे कन्वर्ट कर देगा ये। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसके अंदर 2 रो होंगे, यानी एक रो दूसरी रो और 3 कॉलम, यानी कि ऐसे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जो था उसको इसने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रही है बात। अब हम लोग जो पांडाज हैं उनके अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं पांडाज डेटा फ्रेम्स के बारे में। जो डेटा फ्रेम्स होते हैं वो एक ऐसी पाइथन लाइब्रेरी होती हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं हैंडल करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, और बेसिकली जो डेटा है उसको हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं किसके अंदर, टेबुलर डेटा के अंदर। ठीक है, जैसे कि एक्सेल से हमने डेटा ले लिया या फिर किसी टेबल से डेटा हमने ले लिया या फिर CSV से ले लिया, तो इनसे .csv फाइल्स जो बनती हैं एक्सेल वगैरह की, या फिर जो भी सारे डेटा हम लोगों को, जैसे जो रॉ डेटा है जो कि अनस्ट्रक्चर्ड हो सकती है, उसको हम लोग इस पांडा डेटा फ्रेम्स को यूज करके किसके अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे, हम लोग एक टेबुलर डेटा बोल सकते हैं, उनके अंदर बेसिकली कन्वर्ट कर पाएंगे। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का, जो कि है डेटा फ्रेम्स। अब हम लोग समझ लेते हैं कैसे क्या करते हैं, इनके की फीचर्स के बारे में। जैसे हमने समझा ना, डेटा फ्रेम जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2D टेबल होते हैं जिनके अंदर रोज और कॉलम होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे CSV फाइल्स को डायरेक्टली भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे pd.read CSV हमने जो भी कॉल किया, ये फाइल का नाम है, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। ठीक है, मिसिंग डेटा को ये इजीली हैंडल कर लेता है कौन, पांडा का जो डेटा फ्रेम्स है वो। साथ के साथ ये बेसिकली क्या होता है, मशीन लर्निंग और डेटा प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये मिसिंग डेटा को हैंडल कर लेता है, इसकी वजह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं डेटा प्रिपरेशन के लिए। साथ के साथ ये मशीन लर्निंग के अंदर यूज होता है। अब इसके कोड को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया है पांडा को, और ये जो नेम असाइन किया है वो बोला है पीडी हमने इनको नेम दिया है। फिर हमने लिखा है डेटा इज इक्वल टू नेम, A B दो नेम इसके अंदर असाइंड हुए हैं। फिर यहाँ पर हमने इसको एज बोला है, एज के अंदर 20 और 21। ठीक है, और फिर हमने क्या बोला है DF, हमने बेसिकली DF नाम दे दिया है डेटा फ्रेम का। फिर हमने लिखा pd.data frame डेटा। ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या किया कि जो DF बनेगा उसके अंदर हमने सबसे पहले नेम बोला, फिर हमने एज बोला, नेम के अंदर हमने बेसिकली क्या बोला, A और B बोला, और इसके अंदर एज के अंदर 20 और 21 हमने बोला। ठीक है, फिर हमने लिखा printf df head 1। अब हेड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1। जैसे हमने सीक फंक्शन कॉल किया था जब पाइथन के अंदर सीक 1 या फिर सीक 2, तो हम लोग डायरेक्टली उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जंप करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हमने हेड 1 लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो
ऐसे समझो कि ऐसे जो टेबल बनेगी हमारे पास डेटा फ्रेम बोलें तो उसके अंदर ये जो रो है इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन जो है वो नेमिंग असाइन कर देता है, ठीक है? 0, 1 जो भी नेमिंग करना होता है वो डायरेक्टली असाइन कर देता है। उसी पर्टिकुलर नेमिंग को हमने यहाँ पर क्या किया है, यूज़ किया है, ठीक है? तो यहाँ पर नेम यूज़ किया, अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है D1। तो अब सबसे पहले समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हमने नेम लिखा, यहाँ पर हमने एज लिखा, यहाँ पर हमने लिखा था A, यहाँ पर हमने लिखा था B, यहाँ पर लिखा था 20, यहाँ पर लिखा था 21, ये 0, ये 1। हमने क्या कराया है, फर्स्ट लोकेशन की जो भी सारी वैल्यूज हैं उनको हमने क्या कराया है, प्रिंट कराया है। एक्चुअली में यहाँ पर 1 लिखा है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट ये जो है ये फर्स्ट है, कंफ्यूज ना होना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट ये है, फर्स्ट यानी कि 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो ये कौन सी है, ये 0 वाली, ये 0 वाली फर्स्ट रो है। ऐसे बोले तो फर्स्ट इंडेक्स ये है, सेकंड इंडेक्स ये, अगर अरे के फॉर्म में स्टोर होती तो, ठीक है? तो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यूज को हमने क्या कराया है, यहाँ पर प्रिंट कराया है, ठीक है? ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन से वैल्यू को प्रिंट कराना है, क्योंकि अरे के अंदर जब 0 बोलते हैं तो फर्स्ट इंडेक्स ही होता है, इसका मतलब ये पहला इंडेक्स हो गया, 1 का मतलब दूसरा। ऐसे हमने इसके बारे में लिस्ट और टपल के बारे में भी अच्छे से पढ़ रखा था। तो हमने क्या कराया, 0, 8, 20 को क्या कराया, हमने प्रिंट करा लिया आउटपुट की तरह। ये नेम हो गया, ये एज हो गया, ये भी लिख करके आएगा। तो सिंपल अगर हम इसको क्लासिफ समझना चाहें, समरी में बताऊं, समरी यहाँ पर है, जो कि क्या है कि हमने रॉ डेटा को किसके अंदर, पीडी डॉट डेटा फ्रेम को यूज करके, जो कि पांडाज के अंदर अवेलेबल होंगे, उनको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टेबुलर डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बोले तो डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती हैं, जो हमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती हैं डेटा को ईजिली इंटरप्रेट करने में और सी करने में, देखने में। अब हम लोग पांडाज के अंदर जो हमने डेटा फ्रेम्स पढ़ा, अब हम लोग डेटा ऑपरेशंस के बारे में समझ लेंगे। ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका यूज करके हम लोग अपने टेबल के अंदर, जो भी हमने टेबल बना रखा है उसके अंदर से इनसाइट निकाल सकते हैं, या उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं हम लोग डेटा फ्रेम से। डेटा फ्रेम के बारे में पता चला ना, जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेशन में होगी, जो टेबल 2D टेबल स्ट्रक्चर्ड होती है, उसको हम लोग डेटा फ्रेम बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंदर हेड टेल का यूज सिंपली हम लोग करते हैं फर्स्ट या फिर लास्ट 5 रोज को हम लोग एक्सट्रैक्ट करने के लिए। हमने पिछले पेज में पढ़ा कि कैसे हम लोग आउटपुट को प्रिंट करवा सकते हैं, मतलब नेम एज के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। फिर आता है इन्फो डिस्क्राइब, इसका यूज करके हम लोग बेसिकली मैथमेटिक्स के स्टैट्स या फिर स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बेसिकली ग्रुप बाई का यूज सिंपली इसलिए किया जाता है कि हम लोग अपने डेटा को कैटेगरी वाइज ग्रुप कर सकें। मान लो जैसे एज हमने बोला ग्रुप बाई एज। अब उसके केस में क्या हो जाएगा कि एज के बेसिस पर हमें ग्रुप जो डेटा फ्रेम है वो क्या हो जाएगा, ग्रुप्ड हो जाएगा। और फिल्टरिंग जो होता है, फिल्टरिंग तो बेसिकली पता है, फिल्टर का सिंपल इस तरीके से फिल्टरिंग डायग्राम है। सिंपल फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी जो साइट्स होती हैं जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह, इन पर भी फिल्टर बाई आता है, मोस्ट रेलिवेंट, इस तरीके से तो हम लोग फ़िल्टर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि पहले हमने डेटा फ्रेम्स के बारे में पढ़ा, जिसको हम लोग बेसिकली यूज़ कर सकते हैं रॉ डेटा को कन्वर्ट करने के लिए टेबुलर फॉर्म में। उसके बाद हमने पढ़ा डेटा फ्रेम्स के बारे में, जिसका सिंपल मकसद ये है कि हम लोग जो डेटा फ्रेम हमने प्रिपेयर कर लिया है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कैसे, समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमें फ़िल्टरिंग डेटा के बारे में समझना है। हमने यहाँ पर लिख रखा है ना फ़िल्टरिंग डेटा, तो फ़िल्टर डेटा को समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा हाई सैलरी, इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक ऐसी टेबल बन के आएगी जिसके अंदर हमने डीएफ जो शुरुआत में डिफाइन किया था, हमने वहाँ पर डीएफ का जो टेबल डिफाइन किया था, डीएफ। फिर हमने लिखा सैलरी ग्रेटर देन 20,000, यानी जो ये टेबल जो आएगी ना हमारे पास, उसके अंदर क्या हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर बोले तो हाई सैलरी की एक टेबल आएगी। ऐसे मैं यहाँ पर बताता हूँ कि हमारे पास एक हाई सैलरी की टेबल आएगी, जिसके अंदर होगा क्या कि जो सैलरी होगा, ये हाई सैलरी की टेबल है, जिसके अंदर जो सैलरी होगा वो ग्रेटर देन 20,000, मतलब 30,000 होगा, 40,000, ऐसे जो सैलरी होगी वो ग्रेटर आएगी 20,000 से, ग्रेटर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर बोला गया। फिर हमने क्या किया है कि फिल्टर कर लिया डेटा को। फिल्टर का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट आउट डेटा अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, ठीक है? ये हो गया फिल्टरिंग। फिर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि अरेंज करना, बड़े से छोटा बोल सकते हैं या फिर छोटे से बड़ा, जैसे भी हम लोग बेसिकली अरेंज करना चाहें उस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। सॉर्टिंग के लिए हमने क्या बोला, सॉर्टेड डीएफ हमने कॉल किया, डेटा फ्रेम के लिए बेसिकली डीएफ यूज किया है। डीएफ जो हमने कॉल किया, जो डिफाइन किया था, डीएफ डॉट सॉर्ट वैल्यूज, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है ऐसे करके, बाई एज, एज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे। हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर, जैसे रॉ डेटा हमारे पास है जिसके अंदर 100 रोज हैं, ठीक है? रॉ डेटा है रॉ, और जिसके अंदर 100 रोज हैं, रोज, ठीक है? हमने उसको सबसे पहले तो कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेटा फ्रेम के अंदर, 2D टेबुलर स्ट्रक्चर के अंदर। जब हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे डीएफ, डीएफ, और फिर हमने लिखा एज, जो ऐसे करके लिखा था, ग्रेटर देन 18। इसका सिंपल मकसद क्या हुआ कि हमें एडल्ट्स का जो एज है वो फिल्टर करके डेटा दो, जिसके बाद हमें क्या मिल जाएगा,
एडल्ट्स की जो टेबल के अंदर जो भी एडल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा होगी वो हमारे को मिल जाएगी यहाँ पर से। फिर हमने क्या किया, उस पे सॉर्ट डॉट वैल्यूज यानी वैल्यूज को हमने क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया। अब हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं किसके बेसिस पर, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करते हैं, तो इसका यूज कर सकते हैं हम लोग सॉर्टिंग के अंदर। ठीक है, तो डेटा ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है, जो डेटा फ्रेम प्रिपेयर्ड है उसको हम लोग डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा को हम लोग एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब हम लोग टी के इंटर के बारे में समझ लेते हैं। टी के इंटर जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे समझो कि हमारे पास एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन है, उस पे अगर प्लस है तो प्लस को हम प्रेस कर रहे हैं तो प्लस क्यों काम कर रहा है, माइनस क्यों काम कर रहा है। ये तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई के अंदर आता है। तो जो टी के इंटर है इसका सिंपली हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि जीयूआई से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस बनानी होगी उनके लिए हम लोग टी के इंटर का यूज कर सकते हैं, यानी इसको जीयूआई प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग विजुअल इंटर एलिमेंट्स, ऐसे समझ सकते हैं, इंटरफेसेस। ठीक है, जैसे प्लस है तो ये हमने विजुअली प्रिपेयर किया, और इसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं कि प्लस प्रेस कर रहे हैं अपने हाथ से, तो हमें बेसिकली स्क्रीन पे टैप कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है कि जो भी नंबर्स हमने ऐड किया वो हमें ऐड होके मिल जा रहा है। तो सिंपल ऐसे समझो कि टी के इंटर जो होता है वो इंटर करने के लिए यूज होता है, हमें सॉफ्टवेयर के अंदर यानी सॉफ्टवेयर की कंपोनेंट्स से इंटरेक्ट करने में मदद करता है। इसके की फीचर्स और आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, साथ के साथ ये इवेंट ड्रिवन यानी इवेंट से, जैसा इवेंट इसको हम एज एन इनपुट देंगे हमें आउटपुट मिलेगा। टीके, सबसे पहले टीके जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर कंपोनेंट है, इसका यूज किया जाता है एक ब्लैंक जो मेन रूट विंडो है उसको प्रिपेयर करने के लिए। ब्लैंक विंडो यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमें एक ब्लैंक विंडो प्रिपेयर होकर हो जाएगी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन का। ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर आता है मेन लूप। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये जो हमने विंडो प्रिपेयर किया है ना, ये ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो सकती है, तो इसको कंटिन्यूअसली ओपन रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेन लूप, ताकि ये विंडो ओपन रहे जिसके ऊपर हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस मतलब विजुअल एलिमेंट्स अगर हम लोग पुट करना चाहें तो पुट कर सकते हैं उसको, यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं और डायग्राम को भी अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वहीं दिख रहे हैं, फ्रॉम टी के इंटर इम्पोर्ट स्टार। इम्पोर्ट स्टार का मतलब क्या होता है कि ऑल जो भी सारे इसके अंदर टी के इंटर के अंदर जो भी सारे फंक्शनलिटी हैं, जो भी सारे ऑपरेशंस टी के इंटर परफॉर्म कर सकता है, उसको हमारे पाइथन के कोड के अंदर ब्रिंग करिए। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, सी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं हैश ट्रैग इंक्लूड मैथ डॉट एच। सी लैंग्वेज से रिलेटेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आसान रहेगा। तो हैश टैग इंक्लूड मैथ डॉट एच का मतलब क्या हुआ कि मैथ की जो भी सारी ऑपरेशंस होनी होंगी वो आप इसके अंदर ले करके आइए, ताकि हम लोग प्लस माइनस स्क्वायर रूट या फिर पावर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहें वो परफॉर्म कर सकें। उसी चीज़ से इसको टी के इंटर को या फिर जो भी हमने अभी तक पढ़ा नम पाई, इन सब के बाद को आप रिलेट करो सिंपली। तो जी यू आई प्रोग्रामिंग के लिए अलग चीज़ यूज करेंगे, कैलकुलेशंस के लिए अलग, डेटा फ्रेम के लिए अलग। तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि टी के इंटर को जैसे हमने क्या किया, फ्रॉम टी के इंटर इंपोर्ट स्टार, सारे के सारे ऑपरेशन जो भी ये परफॉर्म कर सकता है इंपोर्ट करिए। हमने रूट इज इक्वल टू टी के एक हमने विंडो क्रिएट कर लिया, ऐसे समझो यहाँ पर एक हमने एक विंडो क्रिएट कर लिया, ब्लैंक विंडो। फिर हमने क्या लिखा, रूट डॉट टाइटल माई ऐप, यानी इसका नाम जो टाइटल होगा वो क्या हो जाएगा, माई ऐप, हमने इसको नाम दे दिया। फिर हमने लिखा रूट डॉट मेन लूप, यानी अब ये एप्लीकेशन को रन करेगा, इसके अंदर बहुत सारे विजुअल एलिमेंट्स हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या होगा कि ये हमने लिख तो दिया, तो इसका बेसिस क्या होगा, अभी हमने कुछ इसके अंदर विजुअल एलिमेंट्स पुट नहीं किए हैं, जिसकी वजह से होगा क्या, एक ब्लैंक डेस्कटॉप विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैंक डेस्कटॉप विंडो ओपन हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे समझो कि हमने एक ब्लैंक डेस्कटॉप विंडो बना लिया। ठीक, अब जब हमने एक ब्लैंक डेस्कटॉप विंडो बना लिया, तो जैसे मान लो कि एक ब्लैंक डेस्कटॉप विंडो हमने बना लिया, ठीक है, इसके ऊपर हमने कुछ लिख नहीं रखा है, कुछ कर नहीं रखा है, ऐसे समझ लो एक ब्लैंक डेस्कटॉप विंडो हमने बना ली। अब सिंपल क्या होगा, ये जो होगा ये डिफरेंट तरीके के, जैसे मान लो इंटरेक्शंस का वेट करेगा कि प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा, इसके ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ये बेसिकली वेट करता रहेगा, जो कि हम लोग अलग अलग हाई लेवल की जीयूआई प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो उसके अंदर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो सिंपल टी के इंटर जो होता है उसको इस चीज़ से रिलेट करो कि इसका हम लोग यूज करते हैं जीयूआई प्रोग्रामिंग के लिए, जिसके अंदर बहुत सारे विजुअल एलिमेंट्स का यूज करके हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो हमने टी के इंटर के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी कि कैसे हम लोग एक ब्लैंक विंडो बना सकते हैं और कैसे उसके ऊपर अलग अलग चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होता है, जो कि हमने बेसिकली तरीका समझ लिया है। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर क्या है समझने की, कि हमने ये सब तो क्रिएट कर लिया, अब सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसके अंदर जो हमने एक ब्लैंक विंडो प्रिपेयर किया जो कि कंप्लीटली ब्लैंक था, हमने उसको बस रोक के रखा यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस जिसके बारे में हमने स्टडी किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम लोग इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों को, जैसे एक ब्लैंक विंडो है तो ये तो ब्लैंक रहेगी नहीं, इसके ऊपर हमें बहुत सारी चीज़ें और डालनी होगी, जैसे नेम डालेंगे या फिर लॉगिन के लिए एक हमें यहाँ पर बेसिकली इनपुट के लिए बॉक्स डालना होगा। तो ये कैसे करेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों को हमने पहले टी के इंटर के अंदर बेसिक चीज़ें पढ़ी कि ब्लैंक विंडो प्रिपेयर करना, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इस टी के इंटर के अंदर कौन से सारे विडजेट्स होते हैं जिनका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं,
कि सॉफ्टवेयर के साथ बेटर तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो हमने एक बेसिक ब्लैंक विंडो बनाया है ना पिछले पेज में, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, तो उसके थ्रू हम लोग इंटरेक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। इंटरेक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें बटन्स यूज करने पड़ेंगे, कुछ टेक्स्ट शो करने पड़ेंगे कि हाँ आप यहाँ पर प्रेस करिए, या फिर हमें कुछ कंटेनर्स यूज करने होंगे। तो जो कोर विजेट्स हैं जो कि बेसिकली टी के इंटर के अंदर यूज किए जाते हैं, उसके बारे में सबसे पहले समझने वाली बात क्या है। जैसे एक लेबल का सिंपल मतलब ये होता है कि ये जो नेम डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं, सिंपल ये टेक्स्ट की तरह या फिर इमेज की तरह डिस्प्ले होगा। बटन्स का मतलब क्या होता है, बटन का सिंपल मतलब जिसपे हम लोग क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, ये हुआ। फिर आता है एंट्री का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज को फीड इन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आता है फ्रेम, ये बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग विंडोज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इन द सेंस मतलब अलग अलग विडजेट जो भी हमने इसके अंदर लिख रखे होंगे, उसको बेसिकली क्या करता है, ये एक कंटेनर की तरह कंटेन करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये समझो कि मानो कि हमने बना लिया, इसके अंदर बहुत सारी विडजेट्स हमने पहले से रख रखी हैं, ठीक है। तो ये फ्रेम जो सिंपली क्या करेगा, इनको कंटेन करेगा और साथ के साथ क्या करेगा, इनको ऑर्गेनाइज करके रखता है। इसको हम लोग फ्रेम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे हमने लिखा था सारी के सारी जो भी इसके अंदर टी के इंटर के अंदर जो भी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर जो भी सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, उनको हम लोग स्टार लिख के, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स को हम लोग अपने स्क्रिप्ट के अंदर कॉल कर लेंगे, यानी जिसको भी हमें यूज करना होगा उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। रूट डॉट टी के, यानी कि हमने यहाँ पर इसको पढ़ा था कि एक ब्लैंक विंडो प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद हमने LBL लिखा, जिसका मेन नेम क्या है कि हमने एक लेबल बनाया जिसके अंदर रूट लिखा, और टेक्स्ट इज इक्वल टू इंटर नेम, यानी कि लेबल हमने प्रिपेयर किया जो कि नॉन एडिटेबल टेक्स्ट या फिर इमेज हो सकता है। यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखा है, उसके लिए हमने उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए क्या लिखा है, इंटर नेम। उसके बाद हमने क्या लिखा, ENT, यानी एंट्री इज इक्वल टू एंट्री हमने लिखा यहाँ से एंट्री, और फिर हमने क्या लिखा, रूट, ठीक है। यहाँ पर हमने बेसिकली एंट्री के लिए कॉल किया, ठीक है। फिर हमने BTN को लिखा जिसके अंदर बटन लिखा, रूट और टेक्स्ट इज इक्वल टू सबमिट लिखा, यानी सिंपल ऐसे समझो कि हम लोग पाइथन के अंदर क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रूट जो हमने सबसे पहले कॉल किया ठीक है, जो कि ब्लैंक विंडो प्रिपेयर कर रहा है। फिर हमने लिखा LBL, यानी लेबल के अंदर क्या लिखना है, उसके अंदर हमने लिखा लेबल, और रूट जो बेसिकली मेन चीज़ है इसके अंदर, उसके अंदर हमने क्या लिखा कि टेक्स्ट जो है उसको हमने लिखा कि एंटर नेम, ठीक है। अब यहाँ पर लेबल के अंदर हम लोग इमेज भी डाल सकते थे, अगर हमारी इमेज वो हमारे अंदर मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर कंटेंट है। तो फिर हमने बटन, यानी बटन के केस में क्या लिखा, बटन जो होता है उसको बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, हमने पढ़ा ना, क्लिकेबल टेक्स्ट एलिमेंट है जिसको हम लोग यूज करके, मतलब जिसका सिंपली हम लोग यूज कर सकते हैं अपने इंटरेक्शंस को फीड इन करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसके बेसिस पर हम लोग इंटरेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको कॉल किया, फिर हमने क्या किया कि इसको पास इन किया, जिसके थ्रू ये ब्लैंक विंडो के ऊपर क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। जैसे लेबल को हमने पैक किया, फिर हमने एंट्री को पैक किया, और फिर हमने बटन को पैक किया, तो जो ब्लैंक विंडो थी वो कुछ ऐसा दिखने लगी। तो सबसे पहले क्या करना है, एक ब्लैंक विंडो प्रिपेयर करो, फिर लेबल के अंदर कुछ डाल दो, या तो एलिमेंट या फिर टेक्स्ट। फिर बेसिकली हम लोग क्या किया, उसके अंदर एंट्री के अंदर हमने ENT जो था उसके अंदर हमने एंट्री डाल दिया, रूट मेन वैल्यू। फिर हमने उसके अंदर बटन कॉल किया, जिसके अंदर हमने बटन यानी कि बेसिकली क्या किया, सबमिट, जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो टीके इंटर था उसके बेसिक विजेट्स के बारे में हमने समझ लिया। अब कुछ स्टैंडर्ड और एडवांस्ड विजेट जो होती हैं उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे चेक बटन जो है उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग सिलेक्शन वन टू मेनी कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम में बेसिक जो पोल्स होते हैं उनके थ्रू आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे वैल्यू, जैसे मैथ को भी टिक कर सकते हैं, साइंस को भी टिक कर सकते हैं। जबकि रेडियो बटन जो होते हैं उनके अंदर केवल सिंगल, जैसे MCQ जो होते हैं, जो हमें OMR शीट्स फिल करनी होती हैं, उनको आप इससे रिलेट कर सकते हैं। फिर ऐसे समझ सकते हैं कि जो लिस्ट बॉक्स, कैनवास, मेन्यू जो होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होती हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कैनवास जो है उसका यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल लिस्ट ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन, जब अगर हमें बहुत सारे टेक्स्ट को वर्टिकली रिप्रेजेंट करना होगा उसके लिए हम लोग लिस्ट का यूज कर सकते हैं। और मेन्यू जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, जैसे हमने फाइल पे क्लिक किया उसके अंदर अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे सेव, ओपन एज, तो ये बेसिकली इसको नेव बार बोलते हैं, जो कि हम लोग इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। किसके अंदर, हमने ब्लैंक विंडो प्रिपेयर किया, उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, या फिर जो भी चीज़ हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर, जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर से, ऐसे बोले तो सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर पाएंगे। जो जो टी के इंटर के अंदर बेसिकली हमने सबसे पहले ब्लैंक विंडो प्रिपेयर किया, ऐसे समझिए एक घर बनाया हमने, फिर उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में समझा। अब हम लोग ये समझते हैं कि जैसे हमने टेबल प्रिपेयर कर लिया, हमने उसके अंदर एंट्री पुट कर लिया, लेबल्स क्रिएट कर लिए, ताकि हम लोग सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप दो केसेस समझिए। पहला केस ये है कि आपके पास दो पेजेज बनते हैं, ठीक है, दो पेज बन के आते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ यहाँ पर एक नेम ऐसे डिस्प्ले करता है, नेम आपको इंटर करना है, और लॉगिन ऊपर डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। और दूसरा केस ये है, नेम और यहाँ पर है लॉगिन। तो ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसके बजाय ये गलत है, क्योंकि लॉगिन इन द सेंस कि ये बटन है जिसको हमें क्लिक करना है। तो लॉगिन ऊपर कैसे होगा, लॉगिन पहले हो जाए, कैसे हो जाएगा, जब तक कि हम अपना नेम नहीं डालेंगे। नेम के बेसिस पर ही यहाँ पर लॉगिन होता है, तब की बात कर रहे हैं। तो उसी के लिए होता है ज्योमेट्री मैनेजर, जो कि हम
टीके इंटर विंडो के अंदर यूज कर सकते हैं। जो ब्लैंक विंडो हमने बनाया जिसके अंदर हमने एंट्री वगैरह सब इनपुट किया, उसकी ओवरऑल लेआउट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग ज्योमेट्री मैनेजर्स, जिसके अंदर पैक। इसका सिंपल मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर समझिए डायग्राम के थ्रू हम लोग एलिमेंट्स को लेफ्ट राइट बॉटम किसी तरीके से बेसिकली अरेंज कर सकते हैं। अपने ब्लैंक विंडो जो हमने प्रिपेयर किया था जिसके अंदर हमने बहुत सारी एंट्रीज पुट किया था, एंटर किया था, पिछले पेज में हमने एक्सप्लेन किया था उसके बारे में, और उस अगले इससे पिछले पेज में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपली कि एलिमेंट्स को लेफ्ट राइट टॉप या फिर बॉटम में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। फिर आता है ग्रिड। ग्रिड का सिंपल मतलब क्या होता है कि ऐसे ऐसे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे जिसके अंदर एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर ग्रिड के अंदर अरेंज कर सकते हैं। फिर आता है प्लेस। प्लेस के अंदर क्या होता है कि एक्स वाई पोलर एक्स वाई के बेसिकली कोऑर्डिनेट्स को यूज किए जाते हैं। जैसे हमने बोला 3 2, तो 3 लोकेशन पर जाएगा, ये यहाँ से 2 उठाएगा और उस पर्टिकुलर प्लेस पे अरेंज कर देगा। हालांकि यहाँ पर हमने 50 और 100 लिया है, तो इसका यूज करके हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये देख रहे हो पैक और ग्रिड को एक साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है टॉप बॉटम या फिर लेफ्ट या फिर राइट में अरेंजमेंट होना चाहिए, और ये बोल रहा है कि किसी रैंडम ग्रिड के अंदर हम अरेंज कर सकते हैं। तो दोनों को जब मिक्स करने की कोशिश करोगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसके कोड को कैसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमने तो बेसिक चीज़ें जो समझ ली तो समझ ही ली। अब हम लोग जैसे ग्रिड के लेआउट की एग्जांपल को समझ लेते हैं। जैसे BTN1 जो बटन 1 है उसको हम लोग को कहाँ प्लेस करना है, बटन, ठीक है। उसका रूट यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमने जो ब्लैंक विंडो बनाया था ना उसका हमने क्या बोला था, रूट विंडो बोला था। ये बेसिक रूट जो है वो पेरेंट है, उस पर्टिकुलर पेरेंट के अंदर हम लोग बहुत अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग बटन्स, जैसे कि ये या फिर ये कोई हम लोग इसके अंदर अरेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले बटन 1 टेक्स्ट इज इक्वल टू 1 हमने लिखा, फिर बटन 2 क्रिएट किया हमने जिसके अंदर टेक्स्ट इज इक्वल टू 2, फिर बटन 1 ग्रिड यानी कि ग्रिड फैशन का यूज करके हमने अरेंज किया, रो इज इक्वल टू 0 ये, और कॉलम इज इक्वल टू 0 ये हो गया पहला। फिर आता है दूसरे बटन को कहाँ अरेंज करना है, रो इज इक्वल टू 0 और कॉलम इज इक्वल टू 1, यानी ऐसे समझो हमने डिफाइन किया, ये 0 रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, और ये बेसिकली क्या हो गया, ये 0th रो, ये फर्स्ट रो कॉलम, और ये सेकंड कॉलम, ठीक है। ये कॉलम होता है और ये रो होता है। तो हमने पहले को क्या बोला, पहले वाले को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, वेट फॉर अ व्हाइल। पहले को हमने बोला कि रो 0 कॉलम 0 यानी कि 0 0 यानी कि ये वाला। फिर हमने बोला रो 0 और कॉलम 2 बोला था शायद, तो रो 0 ये हुआ और कॉलम 2 यानी कि ये। ऐसे भी देख सकते हैं, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर हमने बेसिकली एड्रेसेस का यूज करके इसको एक्सप्लेन किया है, 0 से स्टार्ट किया है। वरना अगर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रो इज इक्वल टू 1 यानी ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो। कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस थोड़े तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे हमने बटन्स क्रिएट कर लिए, बटन क्रिएट करने के तरीके ज्योमेट्री के अंदर समझ लिए। अब हमने बोला जैसे रो इज इक्वल टू 0 बोला पहले बटन 1 के लिए जैसे, और कॉलम इज इक्वल टू बोल दिया 2, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे समझ सकते हैं कि हमने बोला 0 यहाँ पर 1 और 2 हमने ऐसे अरेंज किया 0 1 2, तो ये रो 0 बोला, कॉलम इज इक्वल टू 2 हमने बेसिकली इस नेमिंग के डायरेक्ट बेसिस पर अरेंज कर दिया। यानी कि यहाँ पर एक प्लेस होल्डर आ जाएगा, मतलब बटन आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बटन अरेंज होगा जिसका हमने नाम क्या रख रखा है, जैसे मान लेते हैं इसका नाम हमने BTN2 रख रखा है, ठीक है, BTN2, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपल समरी में ये समझो कि जो ज्योमेट्री होती है वो ओवरऑल टी के इंटर के अंदर जो हमने ब्लैंक विंडोज प्रिपेयर किए हैं उनको डिफरेंट तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं ज्योमेट्री का। अब हम लोग टी के इंटर जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था उसको लास्ट टाइम पूरे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। टी के इंटर का मेन फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सारे के सारे विडजेट जो हमने पढ़ा है, ज्योमेट्री फंक्शन, सबको बेसिकली क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली कंबाइन कर देते हैं, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले इनिशियलाइज पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं विडजेट्स क्रिएट करते हैं, फिर उनको प्लेस करते हैं, और फिर मेन लूप जो कि बेसिकली क्या करता है, इसको कंटेन करके रखता है यहाँ पर। ये हमने समझ लिया, ठीक है। तो जैसे इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि टी के इंटर को इम्पोर्ट किया, उसके जो भी सारी फंक्शनलिटीज हो सकती हैं उसको स्टार के थ्रू मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। फिर हमने एक ब्लैंक विंडो को प्रिपेयर किया। अब देखो मेन यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, इस फंक्शन का नाम है क्लिक मी, जिसके अंदर प्रिंट है बटन क्लिक, जो कि आउटपुट कंसोल पे प्रिंट होगा ये बटन क्लिक्ड, ठीक है। समझते हैं इसको। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, बटन क्रिएट किया, बटन इज इक्वल टू बटन रूट, यानी कि जो हमने ब्लैंक विंडो बना रखा है उसी के अंदर हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। ब्लैंक विंडो जो हमने प्रिपेयर कर रखा है इसी के अंदर बटन को क्रिएट किया हमने, ठीक है। फिर हमने लिखा टेक्स्ट इज इक्वल टू क्लिक, यानी जो बटन है जिसको क्लिक करना है उसके ऊपर क्या शो होगा, टेक्स्ट जो होगा वो क्लिक, यानी इस पर आप क्लिक करिए। और कमांड इज इक्वल टू क्लिक मी का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर इस बटन पे क्लिक होता है तो क्लिक मी फंक्शन कॉल होगा, और उसके बेसिस पर क्या होगा, बटन क्लिक्ड। जब बटन क्लिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने बटन पैक कॉल किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने ब्लैंक विंडो प्रिपेयर कर रखा है उसके अंदर हम इसको डिफाइन कर देंगे, इन द सेंस कि मतलब उसके अंदर अरेंज कर देंगे। और फिर हमने रूट डॉट मेन लूप किस लिए लिख रखा है, इसलिए ताकि
हमारा जो विंडो हो वो तब तक ओपन रहे जब तक हमें उसकी नीड है। तो इसका सिंपल, इस कोड का सिंपल मतलब ये है कि हमें एक ऐसा डिफाइन करना है ओवरऑल फंक्शनैलिटी में जो हो कि क्लिक करने पर वो काम करे और वो तब कॉल हो जब उस पे एक्चुअल में क्लिक किया जाए, यानी जब कमांड उसको दिया जाए क्लिक मी, जो हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है फंक्शन, जब उस पे क्लिक हो तो ये पर्टिकुलर कमांड वर्क करे जिसके बेसिस पर वो बटन क्लिक हो और उसके बाद अगर जो भी फंक्शनलिटी हमें परफॉर्म करनी हो वो हम परफॉर्म कर पाएँ। जैसे यहाँ पर जो बटन है इसके ऊपर यहाँ पर हमने लिख रखा होगा क्लिक, जैसे ही क्लिक होगा तो कमांड क्लिक मी कॉल होगा। उसके बाद बेसिकली क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा और हमें डिस्प्ले होगा कि बटन क्लिक्ड, या फिर बटन क्लिक करने के बाद अगर हमने यहाँ पर कुछ और लिख रखा होता तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होता। जैसे हमने लिख दिया होता कि चैप्टर इज फिनिश्ड, तो यहाँ पर चैप्टर इज फिनिश्ड हमें डिस्प्ले हो जाता उस पर्टिकुलर फंक्शन के कॉल होने पर। फंक्शन का कॉल होने का मतलब तो यही तो होता है कि जैसे मान लो हमने डिफाइन किया, उसके अंदर जो भी सारे एग्जीक्यूशन हमने कर रखे होंगे वो एग्जीक्यूशन हो जाएंगे और अगर हमने लिख रखा होगा प्रिंट 3 तो 3 हमें आउटपुट की तरह क्या हो जाएगा, प्रिंट होके मिल जाएगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हमारी पाँचों यूनिट्स कंप्लीट होती हैं। मैंने सारी की सारी वीडियोज अपलोड कर रखी हैं, आपने देख रखा होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आप यहाँ तक टिके होंगे, वही मेरे लिए काफ़ी है। बाकी पीडीएफ की लिंक आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं।